हेलो एवरीवन, ट्रिपल ए ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे जो कि आपके पास 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपने अपनी पुरानी वाली वीडियो कंप्लीट कर ली होगी, उसके साथ जो जो स्टैटिक ऐड होता होगा वो आपने ऐड कर लिया होगा। और आज फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे जो जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको यहाँ पर कवर करना शुरू करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि पहले आपके पास क्या रहते हैं, प्रीवियस वीक के क्वेश्चंस रहते हैं। ये आप यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हें अटेम्प्ट करेंगे, इनके आंसर्स देंगे आप। और इसके बाद अब हम पहले सेक्शन पे आते हैं जिसका नाम है अपॉइंटमेंट एंड पर्संस इन न्यूज़ के बारे में बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, आइए देखिए क्या न्यूज़ है अपने पास, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अगर कोई स्टैटिक ऐड होता होगा तो उसके बारे में भी बात करना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए। कहता है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, कहता है इंडियन एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं और इन्वेस्टर हैं जिनका नाम है HE ज़ीनत कुरैशी। तो आप यहाँ पे ज़ीनत कुरैशी याद रखो या ज़ीनत याद रख लो, इतना काफी है। कहता है हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन, गौर करना ये क्या बनी है, हमारे पास फर्स्ट वुमेन बनी है इंडिया से जिन्होंने अपॉइंट करा है किसको बच्चे, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल को। गौर करना इसी पे हमें फोकस रखना है, किस पे क्या ज्वाइन करा उन्होंने या कहां पर अपॉइंट हुई हैं। तो आप याद रखेंगे गल्फ कॉपरेशन जो काउंसिल है वहां पर अपॉइंट हुई हैं। और कहता है इंडिया ट्रेड कमिश्नर, अब वहां पर क्या अपॉइंट हुई है तो आप याद रखेंगे इंडिया ट्रेड कमिश्नर अंडर द ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, देखो बेटा अब इस बात को समझो, पहले इस बात को बिल्कुल बेसिक तरीके से समझते हैं। पहले हम GCC को समझते हैं, फिर हम अपनी बातों पर आते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, जैसे आप सबको पता है, आप सबने बचपन से एक वर्ड सुना होगा गल्फ कंट्रीज के बारे में। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो आपने सुना होगा कि गल्फ कंट्रीज हैं हमारे पास। ठीक है, कुछ हमारे पास कैसी कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं जो कि किस चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो आप याद रखेंगे जो कंट्रीज एनर्जी बहुत ज्यादा क्या है यहाँ पे रिच है। एनर्जी रिच बोलने का मतलब हो गया इनके पास ऑयल है, गैस है, ये सारी चीजें इनके पास नेचुरली क्या हो रही है, अकर हो रही है। ठीक है, सुना होगा आपने, जरूर सुना होगा गल्फ कंट्रीज के बारे में। गल्फ कंट्रीज की अगर हम बात करते हैं बेटा, इन गल्फ कंट्रीज ने, अब ऐसा मत कहना कि सारी गल्फ कंट्रीज ने, कुछ गल्फ कंट्रीज ने मिलकर एक अलायंस बनाया था, या फिर आप कह सकते हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अलायंस बनाया था 6 अरब कंट्रीज ने। और इसकी स्थापना हुई थी कब, 1981 में। और 1981 कौन सा वाला, तो आप याद रखेंगे 25 मई 1981 को इसकी स्थापना की गई थी। और याद रखना इट कंप्राइजेज, अब वो 6 कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं तो गौर करो। पहली वाली का नाम क्या आता है, बहरीन, सेकंड वाली का नाम है कुवैत, थर्ड वाली का नाम है ओमान, फिर कतर, फिर सऊदी अरेबिया और उसके बाद UAE आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपने यहां पर क्लियर रखना है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे गौर करो, देखो ये रहा बहरीन, ये रहा आपके पास कतर, ये रहा ओमान, ये रहा UAE आपके पास। और गौर करोगे तो ये कौन सा पेनिनसुला है, बताओ जरा सा यहाँ पे, तो ये है अरेबियन पेनिनसुला। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, देखिए क्या हुआ था बेटा, अब ये GCC को बनाने की जरूरत क्या पड़ी थी तो गौर करेंगे। एक आपने याद रखना है, एक हुआ था ईरानियन रेवोल्यूशन। गौर करना क्या, कौन सा रेवोल्यूशन हुआ था, ईरानियन रेवोल्यूशन हुआ था 1979 में। और इसी के साथ साथ ईरान और किसकी वॉर शुरू हो गई थी, इराक की वॉर शुरू हो गई थी। ठीक है, किसकी वॉर शुरू हो गई थी, ईरान और इराक। इस तरफ आते हैं, ईरान और इराक। ठीक है, इनकी क्या हो गई थी, यहाँ पर इनका युद्ध शुरू हो गया था। और जैसे ही इनकी वॉर शुरू होती है, 1980 के आसपास की बात है ये, 1980 से लेकर 88 तक की चलती है। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, जब ये वॉर चलती है 1980 से लेकर 88 तक के बीच में, तब यहाँ पर सारी जितनी भी ये गल्फ कंट्रीज थी इनको डर लगने लग जाता है। इनको लगता है कि भाई आने वाले टाइम पर हमारी जो ट्रेड है, हमारी जो इकोनॉमी है, उस पर भी बहुत बुरा असर होगा अगर ये वॉर कॉन्टिन्यूटी में चलती रही। तो याद रखना उन्होंने अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए, अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए, इकोनॉमिक मतलब आप पैसा कह लो या आर्थिक स्थिति को बचाने के लिए उन्होंने किसका निर्माण करा था, तो आप याद रखेंगे GCC का निर्माण उन्होंने करा था। क्लियर हो गया आपके पास। अगर हम बात करते हैं बेटा तो इस GCC को ध्यान रखना, इस GCC को कभी कभार अरब का नाटो भी कहा जाता है। अगर याद होगा तो नाटो क्या है, याद करो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वो तो एक अलग ग्रुप हो गया ना अपने पास, हम उसकी बात नहीं कर रहे। पर कभी कभार इस GCC को क्या कह दिया जाता है बच्चे, अरब का नाटो भी कहा जाता है। क्लियर हो गया।
क्या कहते हैं इसको, हम अरब का हम नाटो भी कहते हैं। और याद रखना, मैंने अभी आपको शुरू में बोला, ये कंट्रीज़ एनर्जी में बहुत ज़्यादा रिच है, यहाँ गैसेस के बहुत ज़्यादा भंडार हैं, ऑयल के बहुत सारे भंडार हैं, और ये वर्ल्ड मतलब ये जो कंट्रीज़ हैं ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में क्या करती हैं बच्चे, एनर्जी को एक्सपोर्ट करती हैं। क्या एक्सपोर्ट करती हैं, एनर्जी को एक्सपोर्ट करती हैं। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। अब गौर करेंगे, चाहे इंडिया की बात कर लो आप, चाहे चाइना की बात कर लो, चाहे किसी भी कंट्री की बात कर लो जो कि ईस्ट की तरफ आ रही है अपने पास, तो इनकी अगर हम बात करते हैं तो यहां से जाने के लिए एक स्ट्रेट का यूज किया जाता है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या नाम है इसका, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तभी आपको पता होना चाहिए कि इस स्ट्रेट की बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये एक छोटा सा, आप ऐसा कह लेंगे, एक नैरो सी पैसेज है। ये कौन सा है, तो आप याद रखेंगे ये एक नैरो सी पैसेज है, ये छोटा सा, जो कि हमें कहाँ देखने को मिलता है, इस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलता है। और यहीं से बच्चे आप याद रखेंगे ये ईरान और अरेबियन पेनिनसुला के बीच में आ जाता है। अभी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान लिखा हुआ है, इधर कहीं पे आता है ये वाला। और ये क्या मदद प्रोवाइड करता है बेटा, तो जो इंडिया में ट्रेड हो रहा है और जो कहाँ ट्रेड हो रहा है, चाइना में ट्रेड हो रहा है, जो भी ट्रेड हो रहा है या फिर जो भी एनर्जी या फिर ऑयल अगर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है या एक्सपोर्ट किया जा रहा है यहाँ से, तो वो इसी स्ट्रेट के माध्यम से यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक नई चीज सीख लेंगे कि स्ट्रेट ऑफ जो हार्मुज है वो एक नैरो सी पैसेज है, किसका, ईरान और अरेबियन पेनिनसुला का, जो कि पर्शियन गल्फ को जोड़ता है किसके साथ, गल्फ ऑफ ओमान के साथ, और याद रखेंगे अरेबियन सी के साथ, क्योंकि यहाँ पे कौन सा सी लग जाता है, अरेबियन, और फिर यहाँ कहीं पे क्या शुरू हो गया, इंडिया शुरू हो गया। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और याद रखेंगे जीसीसी को बनाने की ज़रूरत कब पड़ी थी, जब ईरान और इराक का वॉर चल रहा था और इन कंट्रीज़ को डर था कि हमारा जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा या ख़राब हो जाएगा। किसकी वजह से, इन कंट्रीज़ की वजह से। तो उन्होंने क्या शुरू किया था बेटा, तो आप याद रखेंगे उन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसका नाम आता है जीसीसी, ठीक है। चलिए अब एक चीज और मैं आपको यहां पर बता दूं, जब हम जीसीसी की बात करते हैं तो इसका पुराना नाम इसका पुराना नाम आता है आपके पास कॉर्पोरेशन ऑफ, ध्यान रखना है, कॉर्पोरेशन ऑफ काउंसिल, ध्यान रखेंगे आप यहाँ पे इसका नाम क्या आता है, कॉर्पोरेशन काउंसिल फॉर दी अरब स्टेट्स, ठीक है। ये इसका पुराना नाम था, कॉर्पोरेशन काउंसिल फॉर दी अरब स्टेट्स, याद रखना है, अरब स्टेट्स ऑफ गल्फ, ये इसका पुराना नाम था। और अब इसका नाम क्या रख दिया गया है, जीसीसी इसका नाम रखा गया है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपके पास पहला इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं सेकेंड इंपॉर्टेंट सेक्शन पे, और कौन सा आता है अपने पास, नेशनल। इसके बारे में बात करेंगे और समझेंगे क्या क्या चीज़ें बोली जा रही हैं, ठीक है। आइए देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं, अच्छा एक चीज़ और छूट गई, आप यहाँ पे याद रखेंगे, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि जीसीसी के हेडक्वार्टर कहां पर है, तो आप याद रखेंगे सऊदी अरेबिया, ठीक है। याद रखना है आपने सऊदी अरेबिया, या फिर सऊदी अरेबिया नहीं लिखा होगा तो वहां पे रियाद लिखा होगा, ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, रियाद में, रियाद सऊदी अरेबिया में आता है, ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके साथ का और अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन देखना शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले या कुछ किसी करंट अफेयर में मैंने आपको ये बताया था कि अगर हम बात करते हैं भारत सरकार, अच्छा वो थोड़ी देर छोड़ो, अब यहाँ पे नया कंसेप्ट समझना। आपको याद है अभी इंडिया 79th क्या बना रहा था अपना, याद करो, 79th इंडिपेंडेंस डे मना रहे थे अभी हम, ठीक है। अभी 15 अगस्त को ही हमने क्या मनाया अपना, यहाँ पर 79th इंडिपेंडेंस डे मनाया। जब हमने ये इंडिपेंडेंस डे मनाया तो आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं, यहाँ पे स्पीच देते हैं, सबको पता है इसके बारे में। प्रधानमंत्री क्या करते हैं, यहाँ पे स्पीच देते हैं, और लगभग वो स्पीच इस बार 103 मिनट, आप ऐसा कह सकते हैं 103 मिनट की थी। अब उसको मारो गोली। अब उस स्पीच के अंदर गौर करना, उस स्पीच के अंदर बात की गई है किसके लिए, वर्क फॉर विकसित भारत के लिए। मैंने आपको क्लासेस में भी कई बार बोला है कि विकसित भारत का कंसेप्ट कब का है, तो आप याद रखेंगे 2047 का है, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब समझना मैं क्या बोलने जा रही हूँ, समझना। कहता है जो नीति आयोग है, जो कि एक पॉलिसी थिंक टैंक है, भारत सरकार के लिए काम करता है, इसने क्या इंट्रोड्यूस करा है, इसने वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल इंट्रोड्यूस करा है। पोर्टल कह सकते हैं, लिंक कह सकते हैं, ताकि क्या किया जा सके, ताकि उन प्रोफेशनल लोगों को रिक्रूट किया जा सके जो कि क्या करेंगे,
भारत के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे। ठीक है, मतलब अगर भारत को क्या करना है, विकसित करना है, तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत की इकोनॉमी, भारत का ट्रांसपोर्टेशन, भारत का कम्युनिकेशन, सब कुछ क्या करना होगा, एडवांस लेवल पे लेके जाना होगा। तो आपने ध्यान रखना है, इसी के लिए एक पोर्टल खोला गया है और पोर्टल का नाम है वर्क फॉर विकसित भारत। क्लियर हो गया। अब इसी स्पीच में इसी स्पीच पे मोदी जी ने क्या कहा, यहां पर उन्होंने कहा प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। ध्यान रखना यहां पे, अब यहां पर एक रोजगार योजना देने की भी बात करी है। ध्यान देना, ये सरकारी नौकरियों वाला नहीं है, ये क्लियर रखना अपने पास, ये सरकारी नौकरियों की बात नहीं हो रही है, ये प्राइवेट नौकरीज की बात हो रही है, ये आपने यहां पर क्लियर रखना है। तो कहता है इसका मेन एम है, क्या करना है बच्चे, 3.5 करोड़ जॉब्स को क्या करना है, 31 जुलाई 2027 तक लेकर आना है और लोगों को रोजगार यहां पर क्या करना है, बनाना है। अगला पॉइंट कहता है इसके बाद का, और इसके लिए कितने करोड़ का बजट रखा गया है, तो 99,446 का बजट यहां पर रखा गया है। कहता है अवेलेबल ऑनलाइन एट workforBharat.niti.government.in। ये पोर्टल जो है वो क्या करता है, एक कैंडिडेट को कहता है कि वो रजिस्टर कर सकता है, अपनी प्रोफाइल को क्या कर सकता है, यहाँ पे कंप्लीट कर सकता है, अपने एरिया को सिलेक्ट कर सकता है जहां काम करना है, और अप्लाई फॉर द रूल्स ऑन ऑनगोइंग नेशनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो वो यहां पर इन आने वाले कामों पे नीति आयोग की क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा इस विकसित भारत रोजगार योजना के बारे में समझते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, देखिए बेटा, आप सबको पता है भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हम सबको पता है भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। अगर जनसंख्या ज़्यादा है तो बेटा रिसोर्सेज तो उतने ही है ना, ज़मीन तो उतनी ही है अपने पास, रिसोर्सेज उतने हैं, तो जॉब की भी बड़ी मारो मारी है। ठीक है, तो मोदी सरकार क्या कह रही है, इस स्पीच के अंदर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि जितने भी अनएम्प्लॉयड युवा हैं, मतलब जितने भी बेरोजगार यूथ हैं भारत के, उनको अगर मान लेते हैं कि जो भी मान लो कि एक ऐसा बंदा है, या एक ऐसा हाइपोथेटिकली आप मान लो यहाँ पे एक लड़का या लड़की है, वो की कितने साल के हो चुके हैं, वो 18 से 19 साल या 20 साल के हो चुके हैं और अभी तक उन्होंने कोई भी काम नहीं किया, मतलब उनकी भी कोई भी जॉब नहीं लगी हुई है, सरकारी तो मारो गोली, अभी उनकी कोई प्राइवेट नौकरी भी नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो मोदी सरकार कह रही है कि अगर आप पहली बार, गौर करना, अगर आप पहली बार क्या करते हैं, प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आपको 15,000 रुपए सरकार प्रोवाइड करेगी। ये किसकी, तो आप याद रखेंगे किसके अंदर बोला गया है, ये तो विकसित भारत रोजगार योजना के अंदर बोला गया है। कितने रुपए देगी सरकार आपको, 15,000 रुपए सरकार देगी। अब ये मत बोलना हर महीने आते रहेंगे इंस्टॉलमेंट, तो आपने याद रखना है कि अगर आप 18, 19 या 20, 21 साल के हो चुके हैं और आपने अभी तक कोई भी प्राइवेट नौकरी नहीं करी है, तो आपको सरकार कितने रुपए देगी इसके लिए, नहीं कि बेरोजगार है, इसके लिए मतलब आप नौकरी पे जाएंगे, फिर आपका एक पूरा पोर्टल बनेगा, फिर आपका मतलब आप EPFO पे रजिस्टर्ड होंगे, आपका PF कटेगा, सब कुछ होएगा, तब सरकार आपके बारे में पुष्टि करेगी कि हाँ भाई ये फलाना बंदा नौकरी पे लग चुका है और अब इसको क्या देने हैं, हमें यहाँ पर 15,000 रुपए देने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कहता है बेटा ये जो स्कीम है इसका मेन एम क्या है, गौर करो, नाम से क्लियर हो रहा है, क्या नाम है यहाँ पे, रोजगार। तो मतलब किसके ऊपर फोकस करेगी, यूथ को आगे बढ़ाने पे, उसको यहाँ पर क्या करेगी, उसकी मदद करेगी। ठीक है, और ध्यान रखना बेटा ये हमारे लिए ही नहीं है, मतलब ये यूथ के लिए ही नहीं है, प्लस जो नौकरी देगा, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चे यहाँ पे, जिसे हम एम्प्लॉयर कहते हैं। ठीक है, इसका भी यहाँ पर बेनिफिट होगा, इसको भी कोई ना कोई सुख सुविधाएं यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, याद रखना। अब ये बहुत आगे मैटर है, अभी हमारे इतने काम का नहीं है, हमें इतना याद रखना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री भारत रोजगार योजना के लिए यहाँ पे क्या खोला गया है, एक पोर्टल आता है अपने पास और पोर्टल का नाम क्या है, वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और विकसित भारत आप सबको पता है कि हमें भारत को डेवलप करना है कब तक, 2047 तक, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, चलिए अब नीति आयोग से बनने वाले 1-2 क्वेश्चन सीख लेते हैं जो कि हमारे पेपर में आ भी सकते हैं और क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, आइए, जब भी हम नीति आयोग की बात करते हैं तो आप सबको पता है नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मैं रिपीट कर रही हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपने क्लियर रखना है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। गौर करेंगे कब की गई थी इसकी स्थापना, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके हेडक्वार्टर भी
भी हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, तो हमें याद रखना है नई दिल्ली में ही इसके हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तीसरी बात अगर हम बात करें इसके हेड कौन होते हैं या फिर इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो आपने हमेशा याद रखना है कि नीति आयोग के चेयरपर्सन हमेशा कौन होंगे, देश के प्रधानमंत्री। तो जो भी बंदा देश का प्रधानमंत्री बनेगा वो बाय डिफॉल्ट किसका चेयरपर्सन होगा, नीति आयोग का चेयरपर्सन होगा। ठीक है, नीति आयोग की जब भी बात होगी तो इसने किसको रिप्लेस करा है, तो आप सबको पता है इसने किसे रिप्लेस करा है, तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करा है, इसने रिप्लेस करा है। ठीक है, और मैं अगर आपसे पूछूं कि प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया का कंसेप्ट इंडिया ने कहां से लिया था, तो आप याद रखेंगे यूएसएसआर, जिसको हम आज क्या कह देते हैं, जिसको आज हम रशिया भी कहते हैं। तो ये आप यहां पर क्लियर रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि वाइस चेयरपर्सन कौन है अभी या वाइस चेयरमैन कौन है, तो आप याद रखेंगे सुमन बेरी अभी कौन है, यहां पर वाइस चेयरपर्सन है, याद रखना है। अभी पिछले साल की आई थिंक इनकी अपॉइंटमेंट है जहां तक मुझे याद आ रहा है। और उसके अलावा सीईओ कौन है, तो आपने याद रखना है बीवीआर सुब्रमण्यम, ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और हरियाणा सीईटी का पेपर हुआ था जो भी रिसेंटली, हरियाणा सीईटी के पेपर में क्वेश्चन था कि जो अपने पास, अब गौर करना मैं क्या सिखाने जा रही हूँ, देखो समझो, आपको पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आप सबको याद होगा। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया करंट अफेयर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो गोल्स हैं जो कि भारत को अचीव करने हैं, भारत को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को क्या करने हैं, अचीव करने हैं। ठीक है, और ये गोल्स क्या है, मतलब रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी उसको क्या कर सके, यूज कर सके। तो आपने ध्यान रखना है ये जो सस्टेनेबल गोल का जो इंडेक्स है वो भी इंडिया में कौन पेश करता है, नीति आयोग करता है। ये मैंने आपको कहां पर कराया था, करंट अफेयर में करवाया भी था पिछली बार, और यही हरियाणा सीईटी के पेपर में क्वेश्चन में भी था। ठीक है, चलिए, और याद रखेंगे नीति आयोग की अप्रोच का नाम है बॉटम टू टॉप। क्या नाम है इसकी अप्रोच का, बॉटम टू टॉप अप्रोच आप यहां पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और ये वही प्लानिंग कमीशन है जिसके पास पंचवर्षीय योजनाएं थी। आपने सुना होगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, ये आपने जरूर सुना होगा, ये इसके साथ यहां पर जुड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके साथ का अगला करंट अफेयर देखते हैं। अगला क्या कहता है बच्चे, इंडिया का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक इन हैदराबाद। ठीक है, अब पहला ही क्वेश्चन निकाल लो, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो आप याद रखेंगे हैदराबाद मूसी रिवर के किनारे है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। कौन सी नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बात होने जा रही है, इससे पहले एक बैकग्राउंड बनाते हैं और उस बैकग्राउंड को समझते हुए हम आगे यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए, आप सबको पता होगा कि इंडिया में, सबको पता नहीं, सबने फेस करा होगा। ठीक है, आप सबको पता है कि 2019, 20, 21 का टाइम था अपने पास, और जब कोविड अपने पैर पसार रहा था भारत में, और वो कोविड इतनी बुरी बीमारी थी। अब माना जाता है कि वो चमगादड़ों से आई है, माना जाता है कि वो किसी ना किसी जानवर से ही आई है। तो वो कैसी बीमारी हुई बेटा, तो हम उसे याद रखेंगे, वो कैसी बीमारी हुई, जूनोटिक हुई। और जूनोटिक ऐसी डिजीजेस होती हैं या ऐसी बीमारियां होती हैं जो जानवर से किसको आती हैं बेटा, जो जानवर से इंसान के शरीर में देखी जाती हैं। ठीक है, या इंसान को यहां पर अफेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर मान लो ऐसी कल को फिर से कोई बीमारी आ जाए, ठीक है, अब देखो बेटा, ऐसी जो बीमारियां हैं वो जानवर को भी इफेक्ट कर रही हैं और साथ ही साथ किसको इफेक्ट कर रही हैं, इंसान को भी इफेक्ट कर रही हैं। तो क्या करने की कोशिश की जा रही है, अच्छा अब मान लो ऐसी कोई बीमारी आ गई, जैसे लंपी डिजीज आपने सुना होगा, जो किसके ऊपर थी, जो गाय के स्किन पे एक लंप जैसे बन जा रहे थे पूरे। उसके अलावा बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये सब आप सुनते रहते होंगे, जैसे कोविड-19 हो गया। ठीक है, ये तो बड़ी घातक बीमारियां हैं बेटा, जो कि जानवर को भी नुकसान देती हैं और इंसान को भी नुकसान देती हैं। ठीक है, और कुछ ऐसी डिजीजेस होती हैं जो अकेले जानवर को नुकसान दे रही हैं और अकेले किसको कर रही हैं, यहाँ पे इंसान को। और कई बार कुछ बीमारियां कैसी हो जाती है, मैंने क्या बताया अभी आपको, जूनोटिक, जो कि इंसान और प्लस जानवर दोनों को क्या करती हैं, या फिर जानवर से कहां पर आती है, इंसान में आती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब क्या है बेटा, अगर मान लो ऐसी बीमारियां और आगे फैलती चली जाए, मान लेते हैं ऐसी कोई भी बीमारी आगे फैलती चली जाए, तो हमारे पास तो वैक्सीनेशन का कोई प्रॉपर साधन होता नहीं है, क्योंकि हम वैक्सीनेशन के लिए भी तो दूसरे देशों पे कभी कभार निर्भर रहते हैं। वो बात अलग है बेटा, कोविड-19 पे हमारा जो सीरम इंस्टीट्यूट है, जिसने कोवैक्सीन और ये जो कोविशील्ड थी, ये सब बनी है। पर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर
ऐसी तो और भी बहुत सारी बीमारियां होंगी ना जिनकी दवाई हमारे पास नहीं है, तो हम किस पे निर्भर रहते हैं? हम बाकी देशों पर भी निर्भर रहते हैं इंपोर्ट करने के लिए वहां से मेडिसिन। तो अब यहाँ पे क्या करने की बात की जा रही है, इस बात को समझो बच्चे। क्या किया जा रहा है, सबसे पहले बेसिक समझो, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, स्टेम सेल। ठीक है, स्टेम सेल क्या होते हैं बेटा? देखो हम सबको पता है हमारी जो बॉडी है वो मल्टीपल सेल से मिलकर बनती है। ठीक है, जो हमारी बॉडी है वो किससे बनकर मिलती है बेटा? किससे मिलकर बनती है? तो आप याद रखेंगे बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है। ठीक है, तो याद रखना है स्टेम सेल एक्चुअली में वो सेल होते हैं बॉडी के जो कि, अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो बाकी सेल्स होते हैं उनको ठीक करने में मदद करते हैं। जैसे कोई स्किन में कोई बीमारी आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये स्टेम सेल क्या कर देते हैं, यहाँ पर रिकवरी की पावर रखते हैं और रिकवर क्या कर देते हैं। ठीक है, इंसान को रिकवर कर देते हैं। और ऐसी स्टेम सेल किस में पाए जाते होंगे? जानवरों में भी पाए जाते हैं, जो उनकी हीलिंग वगैरह करते रहते हैं। आपने देखा होगा कुत्ते वगैरह को जब चोट लग जाती है तो वो कोई हॉस्पिटल थोड़ी जाते हैं, वो तो पेट वाले जाते हैं ना, जिनको हमने घर में पाला होता है। अदरवाइज तो वो बेचारे खुद ही ठीक होते रहते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि वो कैसे ठीक हो रहे हैं, खुद ठीक हो रहे हैं। तो उनकी बॉडी के अंदर कौन से सेल हैं बताना जरा सा, स्टेम सेल है। तो अब क्या करने की बात की जा रही है कि हैदराबाद का, अब ध्यान देना, हैदराबाद में एक जगह आती है, जगह का नाम है गाचीबाउली। क्या नाम है इस जगह का? गाचीबाउली। और इस गाचीबाउली में क्या ओपन किया जा रहा है? पहला एनिमल स्टेम सेल को यहाँ पर ओपन करने की बात की जा रही है। और ये जो पहला एनिमल स्टेम सेल होगा, इसमें क्या करा जाएगा बच्चे? इसके अंदर जानवर के, ध्यान देना, इसमें जानवर के जो सेल्स होते हैं, जो उसके टिश्यूज होते हैं, ऐसा कह सकते हैं आप यहाँ पर, और उसके स्टेम सेल को क्या किया जाएगा? प्रिजर्व किया जाएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली बड़ी बड़ी घातक बीमारियों से लोगों को भी बचाया जा सके और उन पर्टिकुलरली जानवरों को भी बचाया जा सके। क्लियर हो गया? तो एनिमल सेल क्या मतलब, स्टेम सेल क्या हो गया आपके पास? तो स्टेम सेल बॉडी के वो सेल होते हैं जो क्या करते हैं? बाकी सेल्स को ठीक करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो मतलब अब इस बायो बैंक के थ्रू क्या होगा कि भारत में ही अब जानवरों के लिए मेडिसिन बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम जानवरों की मेडिसिन के लिए अभी निर्भर थे, तो वैसा नहीं होगा यहाँ पर। और इससे जो वेटनरी मेडिसिन पर बर्डन है, मतलब जो हम वेटनरी के लिए, मतलब जानवरों के लिए जो मेडिसिन खरीदते हैं, उसका बर्डन भी खत्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं हम क्या कर पाएंगे? यहाँ पे इन सब चीज़ों को ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है कि हम दूसरी कंट्रीज पे निर्भर ना रहें, और हम क्या करेंगे? एनिमल का स्टेम सेल रखेंगे, ताकि उसको प्रिजर्व करके उसकी हर चीज़ को क्या किया जा सके? चेक किया जा सके। क्लियर हो गया? अब आइए न्यूज़ क्या कहती है समझिए। कहता है जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जितेंद्र सिंह, जिनके पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी है और अर्थ साइंसेज भी है, इन्होंने पहला एनिमल सेल बायो बैंक मैंने आपको बताए हुए हैं। बायो बैंक वो बैंक होते हैं जो टिश्यूज हो गए, ठीक है, उसके अलावा जो ये सेल्स होते हैं उनको क्या करते हैं? प्रिजर्व करते हैं, और इनको प्रिजर्व करके आने वाले फ्यूचर में जो बड़ी बीमारियां हैं उनके ऊपर भी पढ़ा लिखा या फिर उनके बारे में और आगे रिसर्च स्टडी की जा सकती है। क्लियर हो गया? कहता है यहाँ पे लेबोरेटरी एट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी इन हैदराबाद तेलंगाना। ये जो बायो बैंक है वो क्या करेंगे? यहाँ पे फोकस ऑन रीजनरेटिव मेडिसिन, मतलब मेडिसिन के ऊपर फोकस करेंगे, एंड सेल्यूलर थेरेपीज फॉर लाइफ स्टॉक। ठीक है, तो ये जानवरों की भी मदद होगी और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंसान की भी मदद हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम तेलंगाना आया है तो तेलंगाना से बनने वाले एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर पेपर में आए तो। अभी जैसे मैंने आपको सिखाया कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, तो आप याद रखेंगे हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं किसके बारे में? तेलंगाना के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए, जब भी हम तेलंगाना के बारे में बात करेंगे, ध्यान देना आपने, तेलंगाना जो है बेटा, तेलंगाना की मदर स्टेट का नाम है आंध्र प्रदेश। मतलब तेलंगाना किससे निकलकर बना हुआ है? तो आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से निकलकर बना हुआ है। और आंध्र प्रदेश की जब जब बात होगी तो ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश लैंग्वेज बेसिस पे बनने वाला इंडिया का फर्स्ट स्टेट था। ठीक है, किस आधार पर बना था ये? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है, क्लियर हो गया? कब अलग हुआ ये? तो आप याद रखेंगे 2 जून 2014 को इसको क्या किया गया था? अलग किया गया था आंध्र प्रदेश से। ये क्लियर हो गया? है कैपिटल की बात करें तो कैपिटल कौन सा आता है बच्चे यहाँ पे? तो इसकी कैपिटल आती है हैदराबाद। और अभी हमने सीखा कि हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। क्लियर हो गया? जब हम तेलंगाना की बात करते हैं बेटा, तो आपने याद रखना है कि तेलंगाना में कौन सा लेजिस्लेचर है? तो आप याद रखेंगे वहां पर बाय कैमरलिज्म
बाइकैमरलिज्म है। कौन सा बाइकैमरलिज्म? लेजिस्लेचर है। अब ध्यान देंगे, बाइकैमरलिज्म मतलब क्या होता है, याद करो, मैंने आपको क्लासेस में भी कई बार बोला हुआ है। बाइकैमरल मतलब टू हाउसेज। एक कौन सा होगा? तो एक होगा विधान सभा, याद रखना है, और एक होगा विधान परिषद। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। उसके अलावा जब हम तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स मिलती हैं, अगर हम उनकी बात करें तो वो कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, तो आप याद रखेंगे यहाँ पर मिलती है गोंद ट्राइब, ठीक है। गोंद भी पढ़ते हैं इसको, गोंड भी पढ़ते हैं, आप देख लेंगे गोंड ट्राइब आ जाएगी। उसके अलावा एक आती है चेंचू, याद रखना है आपने। एक आती है आपके पास यहाँ पे कोया, ठीक है, एक आती है आपके पास यहाँ पर कोया। और उसके अलावा अगर हम बात करें, एक है बंजारा, ठीक है, और बंजारा के अलावा एक और कौन सी आती है? कोलम। ये आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ के कबीले हैं? तो आप याद रखेंगे तेलंगाना के कबीले हैं, ठीक है। अगर मैं तेलंगाना के नेशनल पार्क्स की बात करूं तो नेशनल पार्क के नाम पर पहला कौन सा आ जाता है? तो आप याद रखेंगे महावीर। क्या नाम आता है इसका? महावीर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये क्या लिखेंगे आप यहाँ पर? नेशनल पार्क। तो एक आ जाता है आपके पास महावीर हरिंसा, इस तरीके से आप याद रखेंगे, महावीर हरिंसा करके, महावीर हरिना करके नेशनल पार्क आ जाता है। उसके अलावा एक आ जाता है कासू ब्रह्मानंद रेड्डी, ठीक है, ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, ब्रह्मानंद रेड्डी, ये आप याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तेलंगाना में देखने को मिलते हैं। क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, तो आप ध्यान रखेंगे तेलंगाना में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स आती हैं, ठीक है। तो बात करते हैं तेलंगाना की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं। उसमें सबसे पहला नाम आएगा चार मीनार, ठीक है, याद रखना है आपने। कौन सी बिल्डिंग आ गई आपके पास? चार मीनार। ये आप मेडिवल हिस्ट्री के अंदर भी पढ़ कर जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ एक डायनेस्टी रहकर गई है जिसका नाम है काकतिया। क्या नाम है इसका? यहाँ पर काकतिया। तो काकतिया के टेम्पल्स है वहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना। काकतिया का मतलब टेम्पल्स भी है प्लस उनके फोर्ट्स भी हैं, तो आप याद रखेंगे टेम्पल्स भी उनके बहुत फेमस है और प्लस उनके फोर्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या क्या आ गया? चार मीनार आ गया आपके पास यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक है नागार्जुन सागर डैम, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। ये भी कहाँ पर आ जाता है आपके पास? तेलंगाना में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं जो कि आप किसके साथ ऐड कर सकते हैं? तेलंगाना के साथ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और एक बात और याद रखना, यहाँ पर B.R. अम्बेडकर का एक स्टैच्यू भी है। कौन सा स्टैच्यू? किसका स्टैच्यू है? तो B.R. अम्बेडकर का यहाँ पर स्टैच्यू भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। अगला क्या कहता है? अगला कहता है प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस कहाँ पर आए हैं? उनका विजिट हुआ है बच्चे कहाँ पर? इंडिया में। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। अब गौर करते हैं क्या कहानी है इसके पीछे की, समझते हैं इसको। देखिए, कहता है जो प्रेसिडेंट हैं ऑफ फिलीपींस के, अब आप इनका नाम मार्कोस करके याद कर लो, ये यहाँ पर आए थे और कितने दिनों की विजिट थी इनकी? तो आप याद रखेंगे 5 दिनों की विजिट थी कहाँ पर इनकी? इंडिया में, ठीक है। कहता है यहाँ पर पीएम मोदी और इन्होंने मिलकर एक कोमेमोरेटिव मतलब यादगार एक पोस्टल स्टैंप को निकाला है, जो कि क्या बताती है कि हमारे और इनके डिप्लोमेटिक रिलेशंस के, डिप्लोमेटिक मतलब आपस में, डिप्लोमेटिक रिलेशन के कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं? तो आप याद रखेंगे 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और पहली बार हमने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन इनके साथ कब स्टैब्लिश करे थे? 1949 में करे थे। क्लियर हो गया। कहता है इसी के साथ अगर हम बात करते हैं तो पोस्टल स्टैम्प्स जो निकाली गई हैं इसके साथ, उनमें नेशनल फ्लावर्स हैं 2 कंट्रीज के, जिसमें एक कौन सा आता है? लोटस। तो लोटस आप सबको पता है हमारे पास इंडिया का नेशनल फ्लावर है। और उसके अलावा एक आता है सांपाग्यूता, जो कि किसका फ्लावर है? तो आप याद रखेंगे फिलीपींस का। इसके साथ साथ दोनों इंडिया और फिलीपींस ने अनाउंस करा है कि वो अब स्टैब्लिश करेंगे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, मतलब पूरी स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड वगैरह वगैरह इन सब फील्ड में क्या करेंगे? यहाँ पर एग्रीमेंट को साइन करेंगे, ठीक है। कहता है अमंग द 14 MOU यहाँ पर साइन हुए हैं, 3 टर्म ऑफ रेफरेंसेस साइन हुए हैं, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और ये सारे फिलीपींस के भी थे, ठीक है। तो बोलने का मतलब है अभी इतना कुछ खास क्लियर नहीं है कि किन किन चीज़ों पे बात होनी है, ये जब आएगा तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन निकालते हैं यहाँ से, और क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखो,
लोटस हमारा नेशनल फ्लावर कब बना था, तो आप याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को हमारा नेशनल फ्लावर क्या बना था, तो आप याद रखेंगे लोटस हमारा नेशनल फ्लावर बना था। ये आपने क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, अगर हम फिलीपींस के बारे में बात करते हैं तो इसके इसकी कैपिटल वगैरह वगैरह इन सब के बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं तो फिलीपींस एक आर्कीपिलेगो है। क्या है ये? आर्कीपिलेगो है। आर्कीपिलेगो का मतलब होता है बच्चे ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ऐसे नहीं कि एक ही आइलैंड है। ये क्या है यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। फिलीपींस की कैपिटल क्या आती है हमारे पास? मनीला। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। तो कौन सी कैपिटल आती है इसकी, तो आप याद रखेंगे मनीला कैपिटल आती है। और दूसरी बात, ये जो फिलीपींस है ये किसके अंदर आता है, तो ये रिंग ऑफ फायर के पार्ट यहाँ पर बनता है। और आप सबको पता है कि रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन में एक पूरा का पूरा कंट्रीज का झुंड है, कंट्रीज का भी नहीं है, इस ओशन के पास, पैसिफिक ओशन के पास कुछ कंट्रीज का ग्रुप देखने को मिलता है, जहां पर हमें क्या मिलते हैं, जहां पर हमें वर्ल्ड के एक्टिव वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। ये आपने यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो फिलीपींस किसका पार्ट बनता है, साथ में रिंग ऑफ फायर का पार्ट भी यहां पर बनता है। ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। अगला कहता है इंडियाज लॉन्गेस्ट वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। अब पहले वंदे भारत के बारे में बात करते हैं, फिर आते हैं न्यूज में कि क्या चीज यहां पर बोली गई है, ठीक है। देखिए बेटा, जब भी हम वंदे भारत की बात करेंगे, ठीक है, वंदे भारत की जब भी हम यहां पर बात करेंगे, वंदे भारत का ही पुराना नाम है ट्रेन 18। क्या नाम था इसका, तो आप याद रखेंगे वंदे भारत का पुराना नाम है ट्रेन 18। ये आपने क्लियर रखना है, ठीक है। ये इंडिया की, ध्यान रखना, ये इंडिया की फर्स्ट सेमी फास्ट, आप ऐसे कह सकते हैं सेमी फास्ट हाई स्पीड ट्रेन है। ध्यान रखना है आपने, ये कैसी है, तो आप याद रखेंगे ये सेमी हाई स्पीड कह सकते हैं, ये सेमी फास्ट हाई स्पीड क्या आती है अपने पास यहाँ पर ट्रेन देखने को मिलती है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। वंदे भारत का इनॉग्रेशन या वंदे भारत की शुरुआत मोदी सरकार ने कब करी थी, तो आप याद रखेंगे 15 फरवरी 2019 को। कब की गई थी, 15 फरवरी 2019 को। और 15 फरवरी 2019 को ये ट्रेन पहली बार चली थी कहां से कहां, तो आप याद रखेंगे दिल्ली से वाराणसी। ये कहां पर, दिल्ली से वाराणसी यहां पर चली थी। ये आपने यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। ये आपने यहां पर इसके फैक्ट पहले समझने और ध्यान रखना है। ये जो वंदे भारत का कंसेप्ट है ये किसके अंदर आता है, तो आप याद रखेंगे जो मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव मतलब कि हम भारत में ही हर चीज क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। तो मेक इन इंडिया के अंदर इसको क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, या इस इनिशिएटिव के अंदर इस पूरे के पूरे पैरामीटर को लाया गया था। क्लियर हो गया। अब आते हैं, अब न्यूज को समझते हैं क्या लिखा हुआ है। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली मतलब ऑनलाइन कह सकते हैं फ्लैग ऑफ करा किसको यहाँ पर, तो इंडिया की लॉन्गेस्ट रनिंग वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि कहाँ से कहा जाएगी, अजनी नागपुर महाराष्ट्र और पुणे से लेकर लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितना किलोमीटर है, 881 किलोमीटर। और ये कहाँ तक जाएगी, एट द KCR बेंगलुरु रेलवे स्टेशन इन बेंगलुरु कर्नाटका। तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं तो इसका उद्घाटन अभी यहाँ पर किया गया है। और एक बात और याद रखना बेटा, ठीक है, एक बात और याद रखना, इस ट्रेन को बनाने का काम किसके पास आया था, तो आप याद रखेंगे इस ट्रेन को बनाने का काम आया था इंटीग्रल, ध्यान देंगे, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। क्या नाम आता है इसका, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री। और ये जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है इसके हेडक्वार्टर या ये कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, चेन्नई में। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और अगर आपको पता होगा तो इंडिया के बड़ी बड़ी ट्रेन के कोचेस कहाँ पर बनते हैं, इसी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। अगला कहता है सेफेस्ट सिटी इन इंडिया। नाम से ही क्लियर है, सेफेस्ट का मतलब क्या हो गया, ऐसी जगह जो कि रहने योग्य है, मेरे और आपके लिए क्या है, रहने योग्य है, जहां क्राइम कम है, जहां पे पॉल्यूशन कम है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वहां पे कॉस्ट ऑफ लिविंग अच्छी है। सारे पैरामीटर्स को देखते हुए यहां पर इसको क्या किया गया, रिलीज किया गया है, ठीक है। तो अब इस इंडेक्स को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इंडेक्स किसके बारे में बात करता है, ठीक है। आइए समझते हैं कि इंडेक्स किसके बारे में बात करता है, समझाता है।
कहता है नंबियो अ क्राउड सोर्स्ड ग्लोबल डेटाबेस, और इसने क्या करा है, रिलीज करा है किस इंडेक्स को, तो आप याद रखेंगे नंबियो सेफ्टी इंडेक्स मिड 2025 रैंकिंग की बात यहां पर चल रही है। ठीक है, जब हम इंडिया की बात करते हैं बेटा, गौर करना, इंडिया का रैंक गौर करेंगे, इंडिया का रैंक ग्लोबली कितना है, तो इंडिया का रैंक ग्लोबली 67th है। ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे, कितना रैंक है हमारा, तो आप याद रखेंगे 67th हमारा रैंक हमें यहां पर देखने को मिलता है। ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। कहता है अगला, यहां पर कहता है बेंगलुरु इज रैंक्ड एज द सेफेस्ट सिटी इन इंडिया। गौर करना क्या बनी है, तो मैंगलोर कहां पर आता है, कर्नाटका में आता है। तो कर्नाटका की एक सिटी है जिसका नाम है मैंगलोर, जिसको सेफेस्ट सिटी कहा गया है। ये आपने यहां पर क्लियर रखना है। और अगर पूरे वर्ल्ड में इसका रैंक देखा जाए तो क्या रैंक है इसका, 49th रैंक आपको देखने को मिलता है। कहता है सबसे टॉप करने वाली सिटी कौन सी आई है या स्टेट कौन सी आई है, तो आप याद रखेंगे अबू धाबी। ये आपने क्लियर रखना है। और दिल्ली जो कि क्या थी अपने पास यहाँ पे, दिल्ली कि अगर हम बात करें मोस्ट अनसेफ सिटी है, ध्यान रखना यहाँ पर क्राइम, ठीक है, क्राइम का कह सकते हैं, सेफ्टी के पर्पज से कह सकते हैं। और क्या रैंक है इसका, 316, मतलब बहुत ही बुरा हाल है दिल्ली का। ठीक है, अगला कहता है द इंडेक्स फीचर्स कितनी सिटीज थी, पढ़ो जरा सा, 391 सिटीज फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। और कहता है जो मिडल ईस्ट रीजन है उसने यहाँ पर टॉप करा है, और टॉप 5 कंट्रीज या टॉप 5 सिटीज इनकी हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो याद रखना है इंडिया से पहली कौन सी होगी, मैंगलोर, फिर सेकंड नंबर पे आएगी बड़ौदा आ जाएगी आपके पास। ठीक है, पहले नंबर पे कौन सी आएगी अपने पास, मैंगलोर, मैंगलोर के बाद बड़ौदा, बड़ौदा के बाद अहमदाबाद, फिर सूरत, और उसके बाद जयपुर। ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सा आएगा, मैंगलोर, फिर बड़ौदा, फिर अहमदाबाद, सूरत, फिर आपके पास जयपुर देखने को मिलता है। ये क्लियर हो गया आपके पास। और अगर हम बात करें किसकी, वर्ल्ड की 5 टॉप सिटीज की, तो उसमें पहला नाम किसका आता है, तो आप याद रखेंगे, अभी आपने पढ़ा, पहला नाम किसका आता है, अबू धाबी, याद रखना है, अभी आपने पढ़ा है। ठीक है, सेकंड नंबर किसका आता है, सेकंड नाम आएगा दोहा कतर, याद रखेंगे, सेकंड किसका है, दोहा कतर। ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे। उसके बाद अगला आ जाएगा आपके पास यहाँ पे यूएई, थर्ड रैंक किसका आता है, यूएई। और यूएई में कौन सी वाली सिटी है, तो आप याद रखेंगे दुबई। ये आपने क्लियर रखना है। ठीक है, उसके अलावा याद रखेंगे एक और आती है शारजाह, शारजाह भी कहाँ पर आती है, यूएई में। ये टॉप कौन सी आ गई आपके पास, 4, और 5th आती है आपके पास ताइपई। ठीक है, ताइपई, और ये वही ताइपई है जहाँ पर हमारे एक लीडर की डेथ हुई है। आप मुझे बताएंगे किस लीडर की डेथ वहाँ पर हुई है, तो ये आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कहता है अदर टॉप सिटीज इंक्लूड, याद रखना है, नवी मुंबई जिसका रैंक है 127, उसके बाद तिरुवनंतपुरम 148, याद रखना है, चेन्नई 158, और चंडीगढ़ कौन सा रैंक पे आता है, 175th ग्लोबली देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का करंट अफेयर देखते हैं, समझते हैं। आइए, अगला कहता है यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्जवल योजना के कुछ हाईलाइट आए हैं। उज्जवल योजना जब जब आएगा तो आपको एलपीजी सिलेंडर याद रखना है। ठीक है, एलपीजी सिलेंडर की यहाँ पर बात हो रही है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं, समझते हैं इसके बारे में। ठीक है, क्या कहता है समझिए। कहता है यहाँ पे एज ऑफ जुलाई, आप सबको पता है कि जो कच्चे मकान थे या फिर जो गाँव के एरियाज थे वहाँ पर जो कुकिंग की जाती थी वो किसके बेसिस पे की जाती थी, तो वो कुकिंग किसके बेसिस पे की जाती थी, फ्यूल के बेसिस में, मतलब कोयला हो गया, लकड़ी हो गया, जिससे पॉल्यूशन क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। तो मोदी सरकार ने क्या करा था, सिलेंडर्स को डिस्ट्रीब्यूट करा था, फ्री में नहीं करा था, सिलेंडर्स को क्या करा था यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करा था विद सब्सिडी, ताकि लोग उसको क्या कर सकें, ले सकें। ठीक है, अब बात करते हैं, समझते हैं। कहता है जो प्रधानमंत्री उज्जवल योजना है इसने प्रोवाइड करा है 10.33 करोड़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन, और किसको एम्पावर करा है, तो रूरल हाउस होल्ड्स को, ताकि वो क्या यूज कर सके, क्लीन कुकिंग फ्यूल यहां पर यूज कर सके। कहता है इसके बाद का यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है सब्सिडी कितने रुपए, तो आप याद रखेंगे 300 पर 14.2 kg। जो आम सिलेंडर होते हैं जो घरों में यूज होते हैं उनका वेट कितना होता है, 14.2 kg सिलेंडर, याद रखना है, फॉर अप टू 9 रिफिल्स पर ईयर। ठीक है, उसके बाद है 2200 गवर्नमेंट सपोर्ट पर कनेक्शन फॉर द बेनिफिशरीज, और ये आपने यहाँ पर याद रखना है कि इसके अंदर लाया गया था। ठीक है, अगला कहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, किसके पास है ये मंत्रालय, तो आप याद रखेंगे हरदीप सिंह पुरी के पास है। किसके पास है ये, तो आप
आपने याद रखना है हरदीप सिंह पुरी के पास ये मंत्रालय है और इन्होंने इसे यहाँ पर लॉन्च करा था। अब गौर करना किसके लिए लॉन्च किया गया था, फॉर प्रोवाइडिंग एलपीजी कनेक्शन टू वुमेन, जो कि क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड हमें देखने को मिलती है, ठीक है। और इसे स्कीम को लाया गया था कहाँ से, 1 मई 2016 को, और कहाँ से लाया गया था, बलिया। बलिया कहाँ पर आता है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो यहीं से सीधा आंसर निकल गया कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना है उसको लॉन्च किया गया था 1 मई 2016 को, और कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो आप याद रखेंगे बलिया यूपी से उसको यहाँ पर लॉन्च किया गया था, ठीक है। क्लियर हो गया। अब अगला क्या कहता है, उज्ज्वला का फेज 1 क्या था कि 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन देना है औरतों को जो कि बीपीएल हाउसेज हैं, और सेकंड फेज लॉन्च हुआ था 10 अगस्त 2021 को, जिसको क्या किया गया था, इसको इस सिस्टम को और आगे एक्सपैंड किया गया था और आगे से लाया गया था, ठीक है। अब क्या सीख सकते हैं यहाँ पर हम छोटा सा, तो आप याद रखेंगे जब भी हम पेट्रोल की बात करेंगे या जब भी हम पेट्रोलियम की बात करते हैं तो पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है बच्चे, तो आप याद रखेंगे इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, आप याद रखेंगे इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जा सकता है, ठीक है, कहा जाता है। और याद रखना है कि पेट्रोलियम का पहला जो प्रमाण है वो कहां पर था हमारे पास, तो आप याद रखेंगे असम में, ये आपने यहां पर क्लियर रखना है, ठीक है। दूसरी बात, पेट्रोलियम किस रॉक पे मिलता है, तो रॉक आपके पास आ जाएगी सेडिमेंट्री, ये आप यहां पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक्स में हमें क्या देखने को मिलता है, पेट्रोलियम देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। अगला क्या कहता है, अगला कहता है श्रेष्ठ इनिशिएटिव टू बूस्ट ड्रग क्वालिटी एंड सेफ्टी, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले, अब ध्यान से समझना इस बात को भी, पहले न्यूज को समझना फिर हम पूरी बात पे आते हैं, ठीक है। देखो अब यहां पर आना, आपको एक बॉडी दिखेगी, इस बॉडी का नाम है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड, क्या लिखा है, कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इस ये जो बॉडी है अपने पास, जिसका नाम क्या आता है अपने पास, जिसका नाम है CDSCO, अगर हम इसकी बात करें, अभी कुछ दिनों पहले क्या करा था बेटा, ये बॉडी जो है वो समय समय पर क्या करती रहती है, चेक करती है किनको, दवाइयों को। और जब ये दवाइयों को चेक करती है तो दवाइयों को, मतलब दवाइयों को कैसे चेक करती है, वो दवाई कितनी इफेक्टिवफुल है, कितनी इफेक्टिव नहीं है, क्या उसमें कोई मिलावट तो नहीं है, मतलब सीधी सीधी बात है, एक मेडिसिन और जो ड्रग है उसका क्या करती है, उसके स्टैंडर्ड को क्या करती है, ये चेक करती है। तो इन्होंने अभी अभी सर्वे करा था जिसके अंदर PCM वगैरह वगैरह जो ये मेडिसिन हैं इनके बारे में भी यहाँ पर बात की गई थी, ठीक है। तो दवाइयों की चेकिंग करती रहती है और ये हमें बताती है कि वो दवाइयाँ हमारी हेल्थ के लिए कितनी % सेफ है और कितनी % सेफ नहीं है, ठीक है। अब क्या किया गया है समझो, कहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर है, किसके पास है ये मंत्रालय, तो आप याद रखेंगे JP नड्डा के पास ये मंत्रालय आपको देखने को मिलता है। कहता है इन्होंने लॉन्च करा है स्टेट हेल्थ, ध्यान रखना एक नेशनल लेवल पे भी ऐसा सर्वे होता है और एक स्टेट लेवल पे भी ऐसा सर्वे करवाया जाता है। तो कहता है श्रेष्ठ का फुल फॉर्म है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ये पहला, ऐसा कह सकते हैं, पहला नहीं कहेंगे, ऐसा तो होता रहता है, पर ये पहला नेशनल इनिशिएटिव है जिसका मेन एम क्या है कि जो एक बेंचमार्क और एक क्या कर देना, स्टेट ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना जो कि ट्रांसपेरेंट और डाटा ड्रिवन क्या प्रोवाइड करेगा, आपको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, मतलब आप उस मेडिसिन के बारे में इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी ले पाएंगे। कहता है श्रेष्ठ इंडेक्स इज अ वर्चुअली गैप असेसमेंट टूल फॉर स्टेट, लिखा है ना वहां पर, श्रेष्ठ इंडेक्स क्या रहेगा, अब ये एक गैप असेसमेंट टूल रहेगा स्टेट्स के लिए, ताकि चेक किया जा सके कि वो कितना इफेक्टिवली ड्रग्स को यूज कर रहे हैं और कैसे उनके पास मेडिकल डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये किसने प्रपोज करा था, तो CDSCO ने, जिसका एम है स्टेट का जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसे, मतलब ड्रग के स्टैंडर्ड को मेंटेन करना, जो हम दवाई खा रहे हैं उसके स्टैंडर्ड को क्या करना, चेक करना, उसको यहाँ पर क्राइटेरिया देना, ठीक है। और अगर सब अच्छा चलता रहा तो आपको पता होगा कि एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन भी है जिसका नाम क्या आता है, WHO। क्या नाम है बेटा इसका, WHO, जिसको हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो WHO भी क्या करता है बेटा, समय समय पर क्या करता है, बेंचमार्क सेट कर देता है, ठीक है। बेंचमार्क सेट करता है कि हाँ भाई ये वाली जो फलानी दवाई है ये कैपेबल है, फलानी दवाई ऐसी है। तो याद रखना है WHO का जो बेंचमार्क है उसके बराबर तक पहुंचने की बात कर रहा है कौन, श्रेष्ठ
ऑलमोस्ट, और अगर सब चलता रहा, सब ठीक रहा, तो हम आने वाले टाइम पर फार्मेसी की फील्ड में क्या कर सकते हैं, आगे ग्रोथ या फिर एक्सपोर्ट यहाँ पर हमारा यहाँ पर बढ़ सकता है। क्लियर हो गया? तो श्रेष्ठ सीधी सीधी बात है, किसके साथ डील करता है, जो मेडिसिन है उनकी क्वालिटी का चेक करने के लिए या उनकी क्वालिटीज के स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और याद रखेंगे ये बॉडी कब बनी थी, तो 1940, ये ठीक है, और मतलब हाँ कब से काम कर रही है, तो आप याद रखेंगे 1940 से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला वाला। अगला कहता है 79th इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया। अभी अभी हमने 15 अगस्त को ही मनाया है, इसके बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कहता है। समझिए, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि ये तो चलो हमें पता ही है, ठीक है। और याद रखना रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस में क्या फर्क होता है। जो इंडिपेंडेंस वाली जो स्पीच होती है, जो सब झंडा लहराया जाता है, वो कहां पर होता है सारा, तो आपको याद होगा कहां पर होता है, वो रेड फोर्ट में होता है। और रेड फोर्ट हमारे किस नोट में है, तो याद करो हमारे 500 वाले नोट में क्या आता है, आपके पास लाल किला आता है। अब आप मुझे बताएंगे लाल किला किस मुगल एम्परर ने बनाया है, ये आप मुझे आंसर इसका देंगे, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन है समझो। कहता है यहाँ पे प्रधानमंत्री जो है, मतलब नरेंद्र मोदी ने 79th इंडिपेंडेंस डे पे फिर से स्पीच दी, और ये लगातार 12वीं साल वो स्पीच दे रहे हैं। इस बार की जो स्पीच थी वो 103 मिनट की थी, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। कहता है ये जो हम इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं, इसकी एक्चुअली में इस बार थीम है नया भारत। क्या थीम है इसकी यहाँ पर, नया भारत। और नया भारत किस तरफ फोकस करने की बात हो रही है, अगेन विकसित भारत की तरफ यहाँ पर बात करने की बात की जा रही है, ठीक है। कहता है इंडियन एयरफोर्स ने कोऑर्डिनेट करा ऑफिसर सर्विसेज के साथ, और यहां पर क्या करा है, यहां 11 गन का सैल्यूट दिया, 21 तोपों की सलामी वो तो चलो ठीक है। उसके साथ साथ नेशनल फ्लैग लहराया गया और ऑपरेशन सिंदूर फ्लैग को भी यहां पर लाया गया, ठीक है। और याद रखना है नेशनल फ्लैग हमने कब अडॉप्ट करा था, तो 22 जुलाई 1947, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद होगा तो जुलाई के करंट अफेयर में, ठीक है। अगला क्या कहता है इसके साथ साथ कुछ क्या करी गई है, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स भी की गई हैं। अब पहली अनाउंसमेंट क्या कहती है बेटा, याद करो, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, मैंने अभी आपको क्लियर करा थोड़ी देर पहले। उसके अलावा एक कौन सा रहा है, सुदर्शन मिशन। सुदर्शन मिशन कब यहां पर बात की जा रही है, 2035 तक। आप सबको पता होगा कि जो सुदर्शन है वो भगवान कृष्ण का वेपन है, उनके हाथ में रहता है, अगर आपको पता होगा। और उन्होंने इसका यूज कहां पर करा था, तो आपको पता होना चाहिए, उन्होंने इसका यूज अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए करा था। तो ठीक वैसे ही भारत भी अपने डिफेंस सिस्टम को इतना काबिल करने की बात कर रहा है कि वो अपने दुश्मनों को क्या कर सके, यहां पर खत्म कर सके, ठीक है। उसके अलावा अगला क्या कहता है, अगला कह रहा है नेशनल हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन। डेमोग्राफी मिशन का मतलब हो गया बेटा कि जो बाहर से लोग आते हैं, जो इलीगल माइग्रेंट कहां पर आते हैं, भारत में आते हैं, और भारत में आके यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। सेटल भी कह सकते हो आप, यहाँ पर सेटल भी तो नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि वो थ्रेट बनकर आते हैं। कई बार तो कुछ लोग अब जो हमारी सिटीजनशिप लेकर आ रहा है उसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर कोई बाहर से इलीगल माइग्रेंट आ रहा है जो कि डेंजर है हमारे लिए, उसकी यहाँ पर बात की गई है। उसके अलावा जीएसटी में भी रिफॉर्म्स लाए जाएंगे। उसके अलावा मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर, जो कि कंप्यूटर की चिप होती है, इसको भी क्या करना है, अवेलेबल करना है मार्केट में। कब तक, 2025 तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि किन किन मुद्दों पे यहाँ पर बात की गई है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। उसके अलावा कहता है अ टोटल ऑफ 1090 पर्सोनल ऑफ पुलिस, फायर हो गया, होम गार्ड हो गया, सिविल डिफेंस हो गया, इन सबको भी गैलेंट्री और सर्विसेज मेडल्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, ठीक है। उसके अलावा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने 127 गैलेंट्री अवार्ड और 40 डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड यहाँ पर बात करी है, किसको देने के लिए, आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस आ गया तो इंडियन नेवी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों आ गया, ठीक है। और अगर सीएपीएफ आ गया तो मैंने आपको पिछले ही किसी करंट अफेयर में कराया था कि 7 मेजर फोर्सेस आती हैं किसके अंदर, सीएपीएफ के अंदर। कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने 3
उत्तरक्षक मेडल भी यहाँ पर गैलेंट्री अवार्ड दिए हैं, 2 मेरिटोरियस सर्विस दिए हैं, किसको, इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सोनल्स को। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे ये सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है। अब आप मुझे बताएंगे जो रिपब्लिक डे होता है, गौर करना, जो रिपब्लिक डे अपने पास होता है उसका जो झंडा है वो कहाँ लहराया जाता है, पहला क्वेश्चन। उसके चीफ गेस्ट कौन होते हैं, दूसरा क्वेश्चन। और तीसरा क्वेश्चन आप मुझे बताएंगे कि वो मनाया कहाँ पर जाता है, कहाँ पर होता है ये पूरा इवेंट रिपब्लिक डे का, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6 साल कंप्लीट हो गए हैं एक मिशन को लाए हुए, जिस मिशन का नाम आता है जल जीवन मिशन। क्या नाम है इस मिशन का, तो आप याद रखेंगे जल जीवन मिशन, आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं किसके, जल जीवन मिशन के, जिसका मेन एम क्या था, पानी पहुंचाना या पीने का पानी पहुंचाना। कहाँ तक बेटा, रूरल इंडिया तक, गाँव तक पहुंचाना, ये इसका मेन एम था। तो कहता है गवर्नमेंट ने इस पूरे के पूरे पैरामीटर को और एक्सटेंड करा है, कब तक, 2028 तक, विद द हायर फंडिंग। अब और पैसा दिया जाएगा इस पर्टिकुलरली मिशन के लिए। कहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, जल शक्ति किसके पास है, CR पाटिल के पास है, याद रखना है। इन्होंने लॉन्च करा है जल जीवन मिशन। और कब लॉन्च हुआ था ये, 15 अगस्त 2019 को लॉन्च हुआ था, जिसका मेन एम था कि जो टैप कनेक्शन है, मतलब जो नलके हैं घरों तक, नलकों को पहुंचाना। कहता है जुलाई 2025 तक 15.69 करोड़ रूरल जो हाउस होल्ड है उनको क्या मिल चुका है, टैप वाटर मिल चुका है, जिसमें रूरल इंडिया का कितना परसेंट एरिया कवर हो चुका है, 81% एरिया यहाँ पर कवर हो चुका है। ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। इसके साथ क्या कहता है, कहता है अभी तक अगर हम बात करें तो 2.63 लाख विलेजेस, 191 डिस्ट्रिक्ट्स तक क्या पहुंच चुका है, हर घर जल यहाँ तक पहुंच चुका है। टैप वाटर हैज नाउ रीच मोर देन, अब यहाँ पे ध्यान देना, ये टैप वाटर जो है वो रूरल एरियाज तक सीमित नहीं था, ये आंगनबाड़ी, स्कूल, कॉलेजेस सबको भी यहाँ पर कवर कर रहा था। तो कहता है ये जो टैप वाटर है वो 9.5 लाख से ज्यादा स्कूल तक पहुंच चुका है और 10 लाख आंगनबाड़ियों तक यहाँ पर पहुंच चुका है, ताकि बच्चे साफ पानी यहाँ पर पी सकें। उसके अलावा 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं। गौर करना बेटा, ये सब टर्म्स किसने दी हुई है, नीति आयोग ने दी हुई है, अगर आपको याद होगा तो। टैप वाटर कवरेज हैज गॉन अप टू 79.32%। उसके बाद कहता है द नंबर ऑफ फ्लोराइड इफेक्टेड हैबिटेशन। अगर आपको पता होगा तो फ्लोराइड जो है वो एक्चुअली में जब हम पानी पीते हैं तो हमारे दांत के ऊपर एक परत सी बन जाती है, ठीक है, दांत खराब भी हो जाते हैं अगर फ्लोराइड जो है वो बढ़ जाए तो, ठीक है। अगर घटा रहे तो कोई चक्कर नहीं है, पर अगर बढ़ जाए तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। कहता है हैज ड्रॉप्ड शार्पली फ्रॉम 799 इन 2019 और 248 इन 2025। तो ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो ड्रिंकिंग वाटर को लेकर यहाँ पर पूरा का पूरा बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। चलिए अगले वाले पे बढ़ते हैं। अगला क्या कहता है, अगला कहता है आपने सुना होगा या आपने तो चलो खैर क्या ही सुना होगा, पर अगर हम बात करते हैं, लोग जो हैं, आपको पता है ग्राम पंचायत की भी समय समय पर क्या होती हैं बच्चे, मीटिंग्स होती हैं। अब उन ग्राम पंचायत में लोगों को भी बुलाया जाता है और लोगों को स्कीम्स वगैरह वहाँ पर बताई जाती हैं, ठीक है। अब मान लो कि मैं एक पंच प्रधान हूँ और मैं अपना भाषण दे रही हूँ वहाँ पर, ठीक है। अगर मैं वहाँ पर भाषण दे रही हूँ वहाँ पर, तो लोग भी बहुत सारे होंगे वहाँ पर, मैं उन्हें समझा रही हूँ कि ऐसा करना है, पंचायत में ये होना है, वो होना है, हम ये लेकर आएंगे, वो लेकर आएंगे। ये तो मैं बोल रही हूँ बेटा, पर मेरे साथ एक और बंदा है यहाँ पर जो कि टाइप कर रहा है इन सब चीजों को, लिख रहा है इन सब चीजों को। तो क्या हो रहा है, मैनुअल वर्क ज्यादा बढ़ता जा रहा है, पंचायतों को लेकर काम कम हो रहा है, ठीक है, काम कम हो रहा है, मैनुअल वर्क ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो अब एक ऐसा AI पावर टूल लाया गया है जिसका नाम है सभासार। क्या नाम है इसका, सभासार, जो कि क्या करेगा, जो भी ग्राम सभा के अंदर मीटिंग्स होंगी उनके एक समरीज को तैयार करेगा। मतलब अब वो मैनुअल वर्क वाला काम थोड़ा सा कम हो जाएगा और फोकस किस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, फोकस होएगा काम करने पे रेदर देन उन सब चीजों को दोबारा लिखने में, ठीक है। जिससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी भी आएगी कि भाई बोला था तो ये काम करा भी गया है, ठीक है। इस तरीके से ट्रांसपेरेंसी भी आएगी। तो कहता
कहता है। ये तो क्लियर हो गया आपको, सवा सार को यहाँ पर लाया गया है। और ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पर आपके पास, ये किसके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, तो आपने नाम सुना होगा राजीव रंजन और ललन उनका पूरा नाम है, राजीव रंजन ललन, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो एक आर्टिफिशियल AI पावर्ड समराइजेशन टूल डिजाइन है जो कि क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा मिनट्स ऑफ मीटिंग, मतलब जो भी आपने बोला अब क्या करेगा, फ्रॉम ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ ग्राम सभा और पंचायत मीटिंग। और ये कहां पर किया गया, नई दिल्ली में, ठीक है। कहता है ग्राम सभा इज सपोज टू मीट एटलीस्ट 4 दिन उसको मिलना होता है एक साल के अंदर, एक 26 जनवरी, एक 1 मई, एक 15 अगस्त, एक 2 अक्टूबर यहां पर बोला गया है। कहता है ये जो पहला स्टेप है, एज अ फर्स्ट स्टेप ऑल द 1194 ग्राम पंचायत ऑफ त्रिपुरा, उन्होंने क्या करा, इसको यूज करा। और कब यूज करा बच्चे, इस 15 अगस्त 2025 को, जब हम अपना 79th इंडिपेंडेंस डे यहां पर सेलिब्रेट कर रहे थे। क्लियर हो गया, ये आपने क्लियर रखना है। इसके साथ कहता है इस टूल को सभासार को जोड़ा जाएगा किसके साथ, भाषिणी के साथ। आपको याद होगा भाषिणी भारत सरकार का एक नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन चला था, उसके लिए यहाँ पर काम करता है। भाषिणी की शुरुआत की गई थी 2022 में, जिसका काम था लैंग्वेज टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को यहाँ पर क्या करना, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और करंटली इट सपोर्ट्स 13 इंडियन लैंग्वेजेस, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। और अब जब पंचायत आया ही है तो 1-2 क्वेश्चन सीख लेते हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम क्या सीखेंगे यहाँ पर, जब भी हम पंचायत की बात करेंगे तो पंचायत आर्टिकल नंबर 40 के अंदर लिखा गया है। और आर्टिकल 40 किसके अंदर आता है, तो आप याद रखेंगे DPSP के अंदर यहाँ पर कवर किया जाता है। सेकंड बात हम याद रखेंगे कि इंपॉर्टेंट एक अमेंडमेंट है इसके साथ, जिसका नाम है 73rd अमेंडमेंट 1992। और ये जो 73rd अमेंडमेंट है, ध्यान रखना है, ये 73rd अमेंडमेंट जो 1992 में हमारे पास आई थी, इस अमेंडमेंट के अंदर आई एम सो सॉरी, इसी के अंदर 11th शेड्यूल को भी क्या किया गया था, ऐड किया गया था। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट ने एक भारत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पार्ट नंबर 9 को ऐड करा था। और आर्टिकल नंबर 243 से लेके 243O तक किसके साथ डील करता है, पंचायत के साथ डील करता है। ये O है बेटा, 0 मत लिख देना वहां पे, O के साथ यहाँ पर डील करता है, ठीक है। और हर साल 24 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, नेशनल पंचायत डे, आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्लियर होता है आपके पास एक और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला वाला। अगला कौन सा आता है, इंटरनेशनल, और इसको भी पढ़कर वाइंड अप करते हैं, ठीक है। देखिए, इंडिया और श्रीलंका ने एक मैरीटाइम नेवल एक्सरसाइज करी है जिसका नाम क्या आता है, स्लिनेक्स 2025। और ये कहां पर हुई है, कोलंबो में। कोलंबो कहां पर आता है, श्रीलंका में, आपने याद रखना है। इसके 2 फेजेस में हुई है। पहला कौन सा आता है, हार्बर, और फिर एक कौन सा आता है, सी फेस। हार्बर होता है बच्चा किनारा, जैसे ये भारत की बाउंड्रीज हो गई, ये किनारा हो गया। और जब हम सी बोल रहे हैं तो सी ये आ गया, पानी, वाटर बॉडी आपके पास आ जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला आता है साइंस और टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना शुरू करते हैं। आपको पता होगा, शायद आपको पता होगा बेटा, कि क्या नाम है यहाँ पर, विक्रम। अगर विक्रम का पूरा नाम कंप्लीट किया जाए तो इनका पूरा नाम आता है विक्रम साराभाई। क्या नाम आता है इनका पूरा, विक्रम साराभाई। और विक्रम साराभाई को हम फादर ऑफ, ध्यान रखना, फादर ऑफ स्पेस या स्पेस टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। आपको पता है कि भारत में एक बॉडी है जिसका नाम है इसरो, और इसरो ही भारत के क्या करती है, जितने भी इंपॉर्टेंट स्पेस रिलेटेड मिशंस होते हैं उन्हें कौन कंप्लीट करता है बच्चे, तो उन्हें कौन काम करता है या उनके लिए कौन सब कुछ करता है, तो आप सबको पता है कि कौन काम करता है, उसके लिए इसरो काम करता है, ठीक है। पर इसरो ने देखा कि यूएसए जैसी और बड़ी बड़ी कंट्रीज क्या करती हैं, ये प्राइवेट कंपनीज को भी मौका देती हैं कि वो स्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ क्या कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, और स्पेस टेक्नोलॉजी को क्या कर सकें, आगे बढ़ा सकें, ठीक है। इसीलिए क्या किया गया है समझना, इसीलिए स्काई रूट एरोस्पेस, जो कि एक
प्राइवेट कंपनी है, ध्यान रखना, उसने क्या करा है, सक्सेसफुली कंडक्ट करा है पहला टेस्ट। और पहला टेस्ट किसको लेकर है, क्या नाम है इसका, कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर, द फर्स्ट स्टेज ऑफ विक्रम-1 लॉन्च व्हीकल एट द सतीश धवन स्पेस सेंटर। और ये कहां पर है, श्रीहरिकोटा आइलैंड, आंध्र प्रदेश में आता है। ठीक है, समझना पूरी न्यूज क्या है। ठीक है, देखो ये जो कलाम 1200 लिखा हुआ है, गौर करना, ये जो कलाम 1200 है ये क्या है एक्चुअली में, तो ये कलाम 1200 जो है वो एक्चुअली में एक रॉकेट मोटर का नाम है। किसका नाम है बच्चे, ये एक रॉकेट मोटर का नाम है जो कि सैटेलाइट को लेकर क्या करती है, जो मतलब सीधी सीधी बात है, ये रॉकेट मोटर का नाम है जो कि क्या करती है, यही रॉकेट क्या करता है, रॉकेट सैटेलाइट को ऊपर क्या करता है, स्पेस पे लेकर जाता है। ठीक है, इन रॉकेट्स की जो मशीनरी होती है बेटा, ठीक है, आप सबने देखा होगा जो इस तरीके से रॉकेट होता है, रॉकेट की, बहुत गंदा रॉकेट बनाया मैंने, पर आप ध्यान रखना, रॉकेट की जो मशीनरी होती है बेटा वो एक स्टेज में कंप्लीट नहीं होती है, ध्यान रखना, उसकी बहुत सारी अलग अलग स्टेजेस होती हैं। अगर आप करंट अफेयर ध्यान से सुन रहे हैं तो आपने सुना होगा, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है पहले भी, एक होती है लिक्विड स्टेज, एक होती है सॉलिड, फिर लिक्विड आती है, फिर सॉलिड स्टेज आती है, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। और हर स्टेज में मोटर और इंजन क्या होते हैं बेटा, फिट होते हैं, तभी तो रॉकेट ऊपर उड़ेगा ना यार, तभी तो रॉकेट थ्रस्ट पकड़ेगा। तो क्या होता है, इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है बच्चे, मोटर लगी होती है। और वो मोटर क्या काम करती है, वो मोटर क्या काम करती है, उस कह लो रॉकेट को क्या करती है, थ्रस्ट देती है। और वो जब थ्रस्ट देती है तो वो थ्रस्ट से कहाँ जाता है, ऊपर जाता है और ऊपर एक स्पीड पकड़ता है। आगे बात समझ में, तो वैसे ही एक रॉकेट मोटर को डेवलप करा है किसने, स्काई रूट एरोस्पेस ने। पर ये कैसी कंपनी है बताओ जरा सा, ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, और रॉकेट का नाम क्या है, विक्रम-1, ध्यान रखना, रॉकेट का नाम क्या है, विक्रम-1। और विक्रम-1 रॉकेट के अंदर मोटर लगेगी और मोटर का नाम क्या है, कलाम 1200, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, और विक्रम-1 जो रॉकेट है इसकी 3 स्टेजेस हैं, ध्यान रखना, कितनी स्टेजेस हैं, 3 में से अभी पहले वाले की टेस्टिंग हुई है, मतलब 1 2 3 इस तरीके से होती है। पहले वाले की क्या हुई है, अभी टेस्टिंग हुई है, और वो पहली वाली जो टेस्टिंग है वो क्या हुई है, सक्सेसफुल यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। क्लियर हो गया। कहता है इसके बाद का विक्रम-1 जो है इज द फर्स्ट ऑर्बिटल क्लास एलवी बिल्ट बाय स्काई रूट एरोस्पेस, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझा दिया। कहता है इट इज द 3rd स्टेज, मैंने अभी आपको बताया कि इसकी कितनी स्टेजेस होने वाली हैं, 3 में से अभी पहला वाला क्लियर हुआ है। और ये कहाँ तक, फिर कहाँ जाएगा, लो अर्थ ऑर्बिट, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। और कब जाना है इसने, 2025 में। ठीक है, और किसके नाम पर है ये विक्रम, तो आप याद रखेंगे विक्रम साराभाई, जिनको हम फादर ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है इंडियन नेवी ने क्या रिसीव करा है, तो आप गौर करेंगे, इंडियन नेवी ने एक और शिप को यहाँ पर क्या कर लिया है, रिसीव करा है, जिसका नाम है इक्षक। क्या नाम है इसका यहाँ पर, इक्षक, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। इक्षक का मतलब होता है बेटा मार्गदर्शन करने वाला। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, मार्गदर्शन करने वाला। ठीक है, अब ध्यान देना, ये वैसे तो 4 बड़े बड़े जहाज हैं, जो 4 बड़े बड़े वेसल्स हैं उनमें से क्या है, ये तीसरा जहाज हमें देखने को मिलता है। ये काम क्या करेगा समझो। ठीक है, देखो पहले समझना इस बात को, देखो यहाँ पे समझना ताकि आपको समझ में आए। क्या कहता है, एक कंपनी है जिसका नाम है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर लिमिटेड। ये कंपनी डिफेंस के लिए बहुत बहुत काम करती है, बहुत ज़्यादा काम करती है। और कहीं ना कहीं आप ऐसा कह सकते हैं जो भारत का डिफेंस है उसको भी इसके ऊपर अंधा विश्वास है। वो जब कुछ बनवाना होता है, कुछ ऐसा काम करना होता है, तो वो किसको काम प्रोवाइड करती है, इस गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियरिंग लिमिटेड को क्या करती है, काम सौंपती है, जो कि कहां पर है, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल से काम करता है। इसका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है कि 4 सर्वे वेसल्स दिए जाएंगे। गौर करना, नाम से क्लियर हो रहा है आपको, सर्वे मतलब ऐसी पनडुब्बियां जो कि क्या करेंगी, पानी में चलेंगी और पानी के अंदर जो जो चल रहा है उसकी इंफॉर्मेशन देंगी। धीरे धीरे करके वो रेस्क्यू का भी काम करेंगी और सारी इंफॉर्मेशन क्या करेंगी, प्रोवाइड करेंगी। तो ये लड़ाकू ये लड़ाकू शिप्स नहीं होंगी, याद रखना। ये कैसी शिप है जो कि क्या करेंगी, केवल और केवल सर्वे करेंगी, ये आपने क्लियर रखना है। ठीक है, कहता है अब इसकी जो पहली थी, मतलब इस वाली जो GRSE है, इसने पहला जो अपना शिप प्रोवाइड करा था उसका नाम था संध्यायक, ये आपने याद रखना है। दूसरी वाली का नाम था निर्देशक, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। और अब तीसरी यहाँ पर प्रोवाइड करी है जिसका नाम है इक्षक, और इक्षक का मतलब होता है मार्गदर्शक, ये आपने क्लियर रखना है। और ध्यान देना बेटा,
ध्यान देना, इसको समझना, ठीक है। अगर हम इस शिप की बात करते हैं तो वैसे तो ये शिप एक पर्टिकुलर शिप है जिसका मेन काम क्या रहेगा, जिसका मेन काम रहेगा सर्वे वगैरह करते रहना। मतलब इंडिया की जो कोस्टल लाइन है, ध्यान दो, इंडिया की जो ये कोस्टल लाइन है जिसकी अब 11,000, इंडिया की जो ये कोस्टल लाइन है इसको प्रोटेक्ट करने के ऊपर पूरा का पूरा काम रहेगा। क्यों? क्योंकि 90% ट्रेड कहाँ से होता है, वो इसी पर्टिकुलर रूट से हमें देखने को मिलता है। ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है, ठीक है। तो ये शिप हमारे लिए इसलिए यहाँ पर काम करेंगी। विद द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अबाउट 3400 टन्स और ओवरऑल इतनी इसकी लेंथ रहेगी। और क्या है, ये हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट लगे होंगे जो पानी के अंदर का भी काम करेंगी। और याद रखना है इसमें ना वो भी लगी होगी, मिसाइल वगैरह भी लगी होगी। अगर मान लो कभी कोई अटैक कर दे तो अटैक करने की पावर तो इसके पास भी होगी, पर ये लड़ाकू जहाज नहीं है। ये कैसे जहाज है, ये सर्वे के पर्सपेक्टिव से बनाए गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। अगला कौन सा आता है, स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स को भी पढ़कर वाइंड अप करते हैं। देखिए कहता है वर्ल्ड एथलेटिक्स क्या हुई है हमारे पास यहाँ पे, वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर हुआ है। अगर आपको पता होगा तो ये एक एनुअल सीरीज है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर ट्रैक एंड फील्ड एथलीट होती है। क्या होता है यहाँ पे, ट्रैक एंड फील्ड। क्या होता है बच्चे, ट्रैक एंड फील्ड, तो आपको पता होना चाहिए ये जो एथलेटिक्स होते हैं इन्हीं को ट्रैक और फील्ड कहा जाता है, जिसके अंदर रनिंग होती है, जंपिंग होती है, थ्रोइंग होती है, एक्सेट्रा, बहुत सारी स्किल्स दिखानी होती हैं। तो कहता है इंडियन ओपन वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर ब्रॉन्ज मीट हुई है, ठीक है, ब्रॉन्ज आए हैं हमारे पास। ये कहाँ पर हुई है, तो कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में। और ये पहला इस तरीके का होस्टिंग वर्ल्ड एथलेटिक कॉन्टिनेंटल टूर होगा जो कि यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। एक दिन की ये मीट थी जिसमें 150 एथलीट आए थे 17 कंट्रीज से, और 19 इवेंट को उन्होंने क्या करा यहाँ पर कंप्लीट करा है उनके लिए। और टोटल प्राइज पर्स कितना था यहाँ पे, तो $, 25,000 याद रखना है। कहता है इंडिया से 17 साल के शाहनवाज खान जो कि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इन्होंने किसमें अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, मेंस लॉन्ग जंप में। मैंने भी आपको बोला ट्रैक एंड फील्ड भी कहते हैं एथलेटिक्स को, जिसमें रनिंग, जंपिंग और अगर याद रखेंगे थ्रोइंग स्किल सब कुछ देखा जाता है। और उसके बाद क्या लेकर आए हैं बताना जरा सा, सिल्वर मेडल लेकर आए हैं। मेंस जेवलिन थ्रो में क्या नाम है इनका, रुमेश थारंगा जो कि श्रीलंका के हैं, इन्होंने यहाँ पर क्या करा है, टॉप करा है, ये याद रखेंगे आप। उसके अलावा ये हो गया, ये था आपके पास एक छोटा सा करंट अफेयर, ठीक है। अगला वाला, अगला आता है वर्ल्ड गेम्स 2025। कौन सी गेम्स हो रही है यहाँ पर, वर्ल्ड गेम्स। ध्यान रखना इन वर्ल्ड गेम्स को ही क्या कहते हैं, चेंगड़ू भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, इनको चेंगड़ू गेम्स भी कहते हैं। और ये जो चेंगड़ू गेम्स हैं ये कहाँ पर हो रही है, चाइना में हो रही है, आपने याद रखना है। तो कहता है ऋषभ यादव क्या लेकर आए हैं, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं, याद रखना है आपने। और किस कैटेगरी में, मेंस इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी में, याद रखना है, आर्चरी तीर कमान वाला, ठीक है। कहता है ये इस तरीके का मेडल बन जाएगा अपने पास। कहता है जो वर्ल्ड गेम्स है वो भी ओलंपिक्स की तरह कितने सालों के बाद होते हैं, 4 सालों में होते हैं, सिंस 1981। पर याद रखना है ये नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स है, याद रखेंगे, ठीक है। कहता है इस साल इंडिया ने compete करा है आर्चरी, बिलार्ड, रोलर स्केटिंग, उसके बाद वुशु, अब ये कोई गेम होती होगी, और रॉकेट बॉल, इन सब में यहाँ पर पार्टिसिपेट करा है, याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला वाला, अगला आता है अब आपके पास यहाँ पर, अगला आता है AFC एशियन कप 2026। ध्यान देना 2026 की बात हो रही है। तो इंडियाज अंडर-20 वुमेन्स फुटबॉल टीम ने क्वालिफाई करा है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन अंडर-20 वुमेन्स एशियन कप 2026। किसको हराया है, म्यांमार को, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। और कहाँ पर, उन्हीं के स्टेडियम में, ठीक है, यंगून में उनको वहाँ पर हराया है। इसके साथ इंडिया क्वालिफाई हो चुकी है टूर्नामेंट के लिए, और फर्स्ट टाइम इन 20 सालों में। और 2026 का जो एशियन कप है अंडर-20 वाला, उसे कौन हेड करेगा या कौन होस्ट करेगा, तो आप याद रखेंगे थाईलैंड। और आप सबको पता है एक बॉडी है इसके लिए, बॉडी का नाम है फीफा, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो ये वुमेन के कप से भी डील करती है और मेल वाला भी आता है, ठीक है, ये आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। और वुमेन फुटबॉल रिलेटेड कप्स क्या क्या हो सकते हैं बेटा, तो फुटबॉल में आ जाता है दुरंद कप, याद रखेंगे आप यहाँ पर। एक कौन सा आ जाएगा आपके पास, दुरंद कप, कई बार बताया हुआ है मैंने आपको। उसके अलावा आ जाएगा BC ट्रॉफी, याद रखेंगे आप यहाँ पर। उसके बाद आ जाएगी विठल ट्रॉफी, याद रखना है। ये सब ट्रॉफीज किसके साथ जुड़ती हैं, तो फुटबॉल के साथ आप यहाँ पर इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। और 2026 का जो अंडर-20 है वो कहाँ पर होगा, तो आप याद रखेंगे वो कहाँ पर होगा, वो होगा थाईलैंड पे, ठीक है।
चलिए अगला वाला, अगला आता है एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025। क्या होता है बच्चे सर्फिंग करना? अगर आपको पता होगा, सर्फिंग एक वाटर स्पोर्ट है। कैसा स्पोर्ट है ये? तो आप याद रखेंगे पानी में खेले जाने वाला स्पोर्ट्स है, जिसमें एक एथलीट क्या करता है, बोट में खड़े होकर इन लहरों में अपना कर्तव्य दिखाता है, मतलब अपना कैसे क्या कह सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को यहाँ पर शो करता है। ठीक है, तो कहता है एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2025 की कहां पर हुई? महाबलीपुरम, तमिलनाडु में, और इंडिया इसको होस्ट कर रहा था। कहता है द इवेंट सर्व्ड एज द फाइनल क्वालिफिकेशन इवेंट फॉर 2026 एशियन गेम्स, जो कि कहां पर होंगे? जापान में। तो ये जो फ्यूचर वाले क्वेश्चन आ रखे हैं ये इंपॉर्टेंट है। कहता है 150 सर्फर थे, 20 कंट्रीज से, 4 कैटेगरीज थी इसके अंदर, ओपन थी, फिर मेन वुमेन आ गई, अंडर 18 बॉयज आ गया, और गर्ल्स यहां पर देखने को मिलता है। कहता है ओपन मेंस कैटेगरी के अंदर जिन्होंने क्या करा, थर्ड, इनको क्या रैंक आया है? थर्ड याद रखना है, और ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए हैं। और कहता है किसको हराया है? तो किसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया? तो कनाव हेजी साउथ कोरिया और परजत अरियाना इंडोनेशिया के, याद रखना है। उसके अलावा अगला टीम है, उसने क्या स्कोर करा है? 1200 पॉइंट, और फिनिशिंग 8 इन स्टैंडिंग, टॉप्ड बाय जापान, इंडोनेशिया और थाईलैंड, याद रखना। ठीक है, चलिए अगला वाला आता है इंडियाज 89th चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो रोहित कृष्णन, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। तो रोहित कृष्ण आपने याद रखना है। ये कौन है? इंजीनियरिंग स्टूडेंट है चेन्नई से, और इनको ये टाइटल मिला है। टाइटल किसने दिया है? फाइड ने, याद होगा, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, ये याद रखना है आपने। और कहता है क्या रेटिंग है इनकी? तो 2516 आपको बताया हुआ है, ELO रेटिंग होती है इनकी, और ऑफिशियली बिकेम इंडिया के 89th ग्रैंड मास्टर बनते हैं, और 85th मेल प्लेयर बनते हैं जो इस कैटेगरी को अचीव कर रहे हैं। कहता है ही अचीव्ड हिज फाइनल ग्रैंड मास्टर। अब ये नॉम उनको कहां पर मिला? तो याद रखेंगे एलमेटी मास्टर और क्यूनेव कप कहां पर हुआ? कजाकिस्तान में, जिनमें स्कोरिंग 6 पॉइंट आउट ऑफ 9, और फिर उसके बाद अपनी ELO रेटिंग को इन्होंने क्या कर लिया? क्रॉस कर लिया। तो गौर करो 2500 ELO रेटिंग ऑलरेडी थी, अब कितनी हो गई? तो 2516, ये आप यहां पर याद रखेंगे। कहता है इन द लास्ट राउंड ही डिफीटेड आर्मेनिया के इंटरनेशनल मास्टर, जिनका नाम है अर्तुर, ये आपने याद रखना है। और इससे पहले इनको 2022 में इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल मिला था। और पर्सन मस्ट अचीव अ फाइड रेटिंग, कितना ELO होना चाहिए? 25 एटलीस्ट, फिर आप जाकर क्या बन सकते हैं? फिर आप ग्रैंड मास्टर वहां पर बन सकते हैं, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए अगला वाला ट्रिपल स्टार मार्क कर लो, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है ये आपके पास। ठीक है, क्या कहता है समझो। कहता है सतीश शर्मा, जो कि मिनिस्टर ऑफ यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स के हैं, कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। उन्होंने क्या अनवेल कर दिया है? मतलब एक खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट होने वाला है, कहाँ पर? जम्मू और कश्मीर में। उसका मस्कट, उसका लोगो, उसका एंथम, उसका थीम सॉन्ग आ गया, जिंगल, उसके बाद जर्सी, इन सबको क्या कर दिया है? लॉन्च कर दिया है। और कहाँ पर करा है? श्रीनगर में, याद रखना है। ये इवेंट कब होगा? तो आप याद रखेंगे, कहां पर होगा? तो आप याद रखेंगे डल लेक में होगा। और डल लेक एक फ्रेश वाटर लेक है जम्मू कश्मीर की, ये आपने यहां पर याद रखना है। ठीक है, और कब होंगे? 21 से 23 अगस्त के बीच में ही होंगे। तो आपने याद रखना है 21 से 23 अगस्त अभी होंगे ये। ठीक है, हो भी रहे होंगे, हो चुके होंगे। और इसका जो अब अगला होगा वो अगला हम करंट अफेयर में पढ़ेंगे। इसका कलर मास्कट क्या है? तो कलरफुल हिमालयन किंगफिशर, याद रखना है, जिसका बोल्ड ऑरेंज और ब्लू कलर यहाँ पे डिनोट होता है। उसके साथ अगर हम लोगों की बात करें तो शिखरा, अगर आपको पता होगा तो शिखरा किसे कहा जाता है, या शिकारा किसे कहा जाता है? शिकारा किसे कहा जाता है? जो हाउस बोट्स होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? शिकारा कहा जाता है। कहता है जो खेलो इंडिया विंटर स्पोर्ट्स गेम है ये वाली, इनमें क्या क्या खेला जाएगा? रोइंग, ध्यान रखना, क्या खेला जाएगा? रोइंग का मतलब होता है बच्चे बोट रेसिंग। ठीक है, उसके अलावा कैनोइंग और जो केकिंग है, ये दोनों बोट्स होती हैं। ठीक है, ये बोट रेसिंग है, इनमें थोड़ा सा चलाने चलूने का थोड़ा सा चेंज होता है, वो देख लेंगे आप इसके साथ का। उसके साथ कहता है जो डेमोन्स्ट्रेशन इवेंट है उसमें वाटर स्काइंग, फिर शिकारा रेस, उसके बाद ड्रैगन बोट रेस भी हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और जब भी हम खेलो इंडिया की बात करते हैं, ध्यान रखना, खेलो इंडिया ये मोदी सरकार ने लॉन्च करा था। और कब लॉन्च करा था खेलो इंडिया को? सन 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। और पहली बार जो खेले गए थे वो कब खेले गए थे? 2018 में। और कहां पर? नई दिल्ली में। और इसके बड़े
बड़े सारे सेक्शन है, इसके विंटर गेम है, इसके समर गेम है, अलग अलग बहुत सारे गेम्स हैं, ये आपको यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वाले पे। अगला कौन सा आता है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स का सेक्शन आता है। देखिए कहता है गुवाहाटी असम का एक एयरपोर्ट है जो कि अपने आप में बहुत अच्छे तरीके से आर्किटेक्चरली उसको बनाया गया है, उसको लेकर एक अवार्ड मिला है, उसको एक अवार्ड मिला है और उस अवार्ड का नाम है इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल अवार्ड। तो किसको मिला है, जो टर्मिनल 2 है लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको हम गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहते हैं, इसने ट्रांसपोर्ट कैटेगरी में यहाँ पर क्या करा है, इस अवार्ड को जीता है। कहता है ये अवार्ड किसने कन्फर करा है, शिकागो एथेनियम ने, और म्यूजियम आर्किटेक्चर एंड डिजाइन किसके साथ कोलैबोरेट होकर, तो काम का नहीं है, किसको मिला है ये हमें यहाँ पर क्लियर रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे और इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन कौन सा आता है, बैंकिंग वाला। बैंकिंग और इकोनॉमी में जो पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो क्या है, आरबीआई ने पेनल्टी लगा दी है किसके ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। क्यों, क्योंकि उसने क्या करा है, उसने वायलेशन करा है किस मैटर पे, वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टीज, कुछ होता होगा डेटा रिकॉर्ड करने का, उसको यहाँ पर ब्रीच करा है और इसीलिए 75 लाख की पेनल्टी लगी है किसके ऊपर, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेंगे इसके साथ का। अगला कहता है सिंगल विंडो गेटवे फॉर, क्या लिखा है, ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। ठीक है, अब समझना बेटा इसके अंदर क्या बोला गया है। अब ये बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट, उतनी इंपॉर्टेंट न्यूज तो नहीं है पर आप इंपॉर्टेंट थोड़ी सी है, बस ये थोड़ा आप पढ़ लेंगे, स्वागत सुगत क्या है ये काम का है। ठीक है, देखिए कहता है सेबी का सिंगल विंडो ऑटोमेटिक जर्नलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर। ठीक है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, देखो बेटा आपको पता होगा एक होता है एफडीआई। एफडीआई में तो आपको पता है कि जब बाहर की कंपनी इंडिया में क्या करती है, निवेश करती हैं। ठीक है, पर जब मैं एफपीआई बोलती हूँ तो एफपीआई का मतलब हो गया कि जब एक इन्वेस्टर मल्टीपल, गौर करना, जब एक इन्वेस्टर मल्टीपल जो शेयर्स होते हैं उनको क्या करता है, परचेज करता है। ठीक है, इसमें रिस्क भी रहता है, इसमें फ्रॉड भी बहुत सारा रहता है, इसीलिए क्या लॉन्च किया गया है और इनको बहुत काम करना पड़ता है कि मतलब शेयर किसके खरीदने हैं, किसको यहाँ पे शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, कैसा होगा, क्या पेपर वर्क रहेगा, इन सब को और इजी कर दिया है सेबी ने। और सेबी ने इसी के लिए क्या लॉन्च करा यहाँ पे, तो आप याद रखेंगे स्वागत एफआई। एफआई का मतलब हो गया फॉरेन इन्वेस्टर। तो अब ये उनको यूनिफाइड स्ट्रीमलाइन और एक कंसिस्टेंट एक्सेस प्रोवाइड करेगा और इनको मतलब अब धीरे धीरे करके सारी चीजें इनके लिए सॉल्व करता जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे, इसको कोई ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस वो याद करना पड़ेगा, बाकी कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला वाला क्या कहता है, इंडिया का पहला मिसलेनियस एनबीएफसी, जो कि क्या करते हैं, जो बैंक की तरह ही काम करते हैं, उसमें से एक बैंक है जिसका नाम है केरला स्टेट फाइनेंस एंटरप्राइजेस। इसको इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम केरला में, और इसने क्या करा है, 1 लाख करोड़ का टर्नओवर क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, बस इतना याद रखना है, इसमें नाम याद रहेगा काफी है। अगला आता है जो हिंदुस्तान जिंक है। जिंक आप सबको पता होगा, अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो ये सिल्वर ब्लू कलर का एक मेटल होता है। जिंक और लेड इकट्ठे मिलते हैं, अगर आपको पता होगा जिंक और लेड इकट्ठे ही मिलते हैं, और राजस्थान एक बहुत बड़ा कह सकते हैं आप इसका प्रोड्यूसर है। ठीक है, कह सकते हैं आप यहाँ पे राजस्थान में सबसे ज्यादा ये जिंक हमें देखने को मिलता है। राजस्थान में मिलता है, आंध्र प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार एक्सेट्रा हमें वहां पर देखने को मिलता है। और जिंक का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, तो जिंक का यूज ऑटोमोबाइल में, स्किन में भी किया जाता है, मेडिसिन में भी किया जाता है, डीएनए में भी किया जाता है, एक सेल को ग्रोथ करवाने में भी किया जाता है, इन पर्टिकुलर जगहों पे किया जाता है। तो कहता है जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है ये इंडिया की ओनली और वर्ल्ड की लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर है, जिसने क्या करा है, जिसने ज्वाइन करा है इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग और मेटल को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, कहता है ये अगर हम बात करें तो फर्स्ट न्यू मेंबर सिंस बोलिदिन स्वीडिश कंपनी ने ज्वाइन करा था 2021 में, और ध्यान रखना इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, लंदन यूके में। इसके तहत इंडिया का जो जिंक है उसको और ज्यादा रिकॉग्निशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अगले वाले पे आते हैं। अगला वाला कहता है आरबीआई टू इंट्रोड्यूस
कॉन्टिन्यूअस क्लियरिंग एंड सेटलमेंट रियलाइजेशन इन CTS। अब गौर करना, CTS का फुल फॉर्म है चेक ट्रांक्युएशन सिस्टम। ठीक है, समझते हैं इसको, बहुत इजी भाषा में समझते हैं और क्लियर करते हैं क्या ये करंट अफेयर। ठीक है, आप सबको पता है CTS का मतलब क्या होता है, समझो पहले। CTS ने बेटा क्या करा है, देखो CTS जो है जिसका नाम है चेक ट्रांक्युएशन सिस्टम, इसने क्या करा है, जो फिजिकल चेक होते हैं, फिजिकल मतलब मैं और आप गए और अपना चेक डिस्ट्रीब्यूट करके आए। ठीक है, अब क्या होता था, मैं और आप अपना चेक, मान लो हमें किसी ने चेक दिया तो हम उसको क्या करके आ गए, बैंक में जमा करवा कर आ गए। ठीक है, अब बैंक ने भी तो आगे उसको फॉरवर्ड करना है ना। मान लो मैंने किसी एक्स्ट्रा अदर बैंक में कर रखा है, अगर मैंने किसी अदर बैंक में चेक को दे रखा है तो वो चेक फिर क्लियरेंस को भी तो जाएगा ना, फिर मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। पर उसको आने में तो लगभग 3 से 4 दिन या कई बार 5-7 दिन भी लग जाया करते थे। तो अब यहाँ पे क्या करा, उस मेथड से बचने के लिए लाया गया था, चेक ट्रांक्युएशन सिस्टम को यहाँ पर लाया गया था। मैं इसको CTS बोलूंगी अब। ठीक है, तो CTS ने फिजिकल चेक सिस्टम को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था और पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मेथड इंट्रोड्यूस कर दिया था। मतलब अब क्या होगा, मैंने और आपने अपना चेक जमा करवाया, बैंक इसकी एक इमेज को क्या करेगा, स्कैन करेगा, फिर क्लियरिंग हाउस भेजेगा। क्लियरिंग एक हाउस होता है, वहां पर भेजेगा और क्लियरिंग हाउस क्या करेगा, उसे ड्रॉई बैंक में भेजेगा, जहां से वो आ रहा है, जहां उसने जाना है, ड्रॉई बैंक में भेजेगा। फिर वो ड्रॉई बैंक उसको क्या करेगा, दोबारा से क्लियरिंग हाउस में लेकर आएगा और फिर प्रेजेंटिंग बैंक के पास क्या जाएगी, इंफॉर्मेशन जाएगी। मतलब पहले तो मतलब समझो कि ये 3-4 बॉडीज बैठी हुई है। मतलब जहां पर मैंने चेक को सबमिट करा, फिर ये चेक कहाँ गया, क्लियरिंग हाउस में, क्लियरिंग हाउस से कहाँ गया, ड्रॉई बैंक में जहां इसने जाना था वहां गया, फिर दोबारा से क्लियरिंग हाउस आया, फिर प्रेजेंट वाले बैंक में ये जाएगा। तो बोलने का मतलब है ये लंबा काम था और इसको भी क्लियरेंस होने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग जाया करता था। तो अब क्या किया गया है, अब एक नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको फेज़ 1 और फेज़ 2 शेड्यूल के अंदर डाला गया है। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, समझो। पहला फेज़ कहता है कि अगर इट इज़ मैंडेटरी, अब क्या बोला गया है, अगर मान लो कहता है यहाँ पर ये मैंडेटरी है ड्रॉई बैंक के लिए कि कंफर्म करना। समझो, मान लो कि आप एक बैंक है, आपके पास क्या पहुंच गया, आपके पास पहुंच गया, आपके पास चेक पहुंच गया। जैसे ही आपके पास चेक पहुंचेगा तो आपको 7 बजे तक, मतलब 7 बजे शाम तक आपको क्या करना पड़ेगा, उसका पॉजिटिव या नेगेटिव आंसर देना पड़ेगा। भाई ये चेक हमारे पास आया था, नहीं आया था, आपको इसका आंसर देना पड़ेगा। और नहीं आया मान लो आपका आंसर, तो ये चेक फिर खुद ही सेटलमेंट के लिए चला जाएगा, वही वहां पर लिखा हुआ है। और जो दूसरा फेज है बेटा, वो क्या कहता है यहाँ पे, जो सेकंड फेज है आपके पास, वो कहता है कि अगर कोई चेक ड्रॉई बैंक रिसीव करता है, ठीक है, मान लो, और उसकी इमेज को 10 से 11 बजे तक स्कैन करके क्या करता है, भेज देता है। ठीक है, उसकी इमेज को क्या करा, 10 से 11 बजे के बीच में स्कैन करा। स्कैन करने के साथ साथ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कंफर्मेशन भी देना होगा। कितने बजे तक, 2 बजे तक। और अगर आपका जवाब फिर से नहीं आया तो इसको फिर से अप्रूव माना जाएगा। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है यहाँ पर कि चेक को लेकर यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि क्या करना पड़ता है, बहुत दिनों तक वेट करना पड़ता था और चेक की क्लियरेंस में कभी कभार हफ्ते से ज़्यादा भी लग जाया करता था। ठीक है, चलिए अगला आता है बुक वाला सेक्शन। बुक को देख लेते हैं। कहता है बुक आई है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। ये किसने लिखी है, तो आप याद रखेंगे DY चंद्रचूड़, जो कि क्या थे, इंडिया के चीफ जस्टिस थे, अगर आपको पता होगा। और ये बुक हमें क्या बताती है, तो ये बुक हमें ट्रांसफॉर्मेटिव पावर बताती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि किस में काम करता है, डेमोक्रेसी, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, इन सब में काम करता है। और याद रखना है DY चंद्रचूड़ हमारे कौन से CJI थे, तो आपको याद होगा 50th CJI थे। इनके बाद बने थे संजय खन्ना, और अब 52 हैं जिनका नाम क्या आता है, बताओ जरा सा, जिनका नाम है भूषण, याद रखेंगे, रामकृष्ण गवई, उनका नाम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अगला कौन सा आता है, इंपॉर्टेंट डेज वाला। इंपॉर्टेंट डेज में पहला कहता है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल डे। ध्यान रखना, इस इंडिजीनियस को ही ट्राइबल डे भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ट्राइबल डे। ठीक है,
है। ट्राइबल वो लोग होते हैं बेटा जो कि किस पे निर्भर रहते हैं, जंगलों पे, या अपना जीवन वहीं पर क्या करते थे, काटते थे। तो ये उनके कस्टम, उनके कल्चर, उनके अधिकारों को बचाने के लिए इस डे को मनाया जाता है 9 अगस्त को। थीम क्या है इसकी? इंडिजीनियस पीपल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनके राइट को बचाना, उनके फ्यूचर्स को बचाना। और ये कौन अनाउंस कर रहा है इस डे को? तो आप याद रखेंगे यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, जिसकी स्थापना 1965 में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला वाला, अगला आता है वर्ल्ड संस्कृत डे, जो कि कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को यहाँ पर मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डे है, क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें बेटा इसके में, तो ये कब मनाया जाता है? गौर करना। कहता है श्रवण पूर्णिमा को, जिस दिन फुल मून डे होता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, या सावन मास के अंदर। और ये संस्कृत जो है ये ओल्डेस्ट लैंग्वेज है कहाँ की? इंडिया की। इंडिया में ये भाषा कब आई थी? 1500 बीसी में। और 1500 बीसी में कौन आए थे इंडिया में? आर्यंस। तो आर्यंस के आने के साथ ही ये भाषा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। संस्कृत को मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस भी कहा जाता है और इसे भगवान की भाषा भी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इंडिया में टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं और 2005 में संस्कृत को भी क्या बनाया गया था? क्लासिकल लैंग्वेज बनाया गया था। इसको 8वें शेड्यूल के अंदर भी रखा गया है, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, तो संस्कृत एक इंपॉर्टेंट भाषा है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। उसके अलावा आता है वर्ल्ड लायन डे। लायन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है 1973 से पहले हमारा नेशनल एनिमल कौन था? लायन ही तो था। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और लायन बेटा 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, जब भी हम लायन की बात करते हैं यहाँ पर, तो आप याद रखेंगे लायन कितने प्रकार के? नहीं, आई एम सो सॉरी, लायन होते हैं 2 प्रकार के, अफ्रीकन और एक होते हैं एशियन। और हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है लायंस को लेकर, वो कौन सा है? गिर नेशनल पार्क, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ठीक है, लायन का नाम क्या आता है? तो आप याद रखेंगे पैंथरा लियो इसका नाम आता है। और याद रखना है आपने बेटा, इस बार का जो ये डे है, वर्ल्ड लायन डे है, ये कहाँ मनाया गया है? तो आप याद रखेंगे ये मनाया गया है वारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कहाँ पर मनाया गया? वारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर आती है? अगेन गुजरात में, ये आपने याद रखना है। और गिर नेशनल पार्क को होम कहा जाता है, किसका? लायन का, ये आपने याद रखना है। कहता है क्या इनकी लायन की इंडिया में क्या स्टेटस है? तो ग्रोथ इंक्रीज हुई है 674 से 891 2025 में। ठीक है, और याद रखना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस मैं आपको करा चुकी हूं, जिसके अंदर बिग कैट की 7 स्पीसीज देखने को मिलती हैं। ठीक है, चलिए अगला वाला कौन सा आता है? बायोफ्यूल डे। इसको भी पढ़कर माइंड अप करते हैं। बायोफ्यूल डे की जब भी हम बात करेंगे, क्या होते हैं बच्चा बायोफ्यूल? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, कहता है बायोफ्यूल जो है वो कहाँ से आते हैं? बायोमास से बनते हैं। ठीक है, कहता है जिसमें प्लांट का मटेरियल होगा या फिर एग्रीकल्चर से कुछ बचा कुचा होगा, इससे एनर्जी को बनाना, मतलब इससे क्या बनाया गया था? तो आप याद रखेंगे एथेनॉल, जो कि गाड़ियों को चलाने में क्या करता है? काम करता है। तो बोलने का मतलब है कि हम यहाँ पर एक बायोफ्यूल डे मनाते हैं 10 अगस्त को, जिसमें हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? फॉसिल फ्यूल के ऊपर, जो मतलब खत्म होने वाले हैं, उनको प्रिजर्व करके नॉन फॉसिल फ्यूल्स की तरफ यहाँ पर हम बढ़ रहे हैं, ताकि क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी वहां पर प्रोवाइड की जा सके। और याद रखना है ये जो डे है ये ऑनर करता है किसको? डीजल को। तो रडोल्फ क्रिस्टन कार्ल डीजल, जो कि फ्रेंच और जर्मन इंजीनियर थे, जिन्होंने डीजल का आविष्कार करा था, आपने याद रखना है। ठीक है, 2015 से इसको हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं, याद रखना है। और इंडिया जो है बेटा वो 3rd लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, किसमें? वर्ल्ड में। किसके बाद? यूएसए और चाइना के बाद। ठीक है, चलिए आगे। अगला आता है वर्ल्ड एलिफेंट डे। जब भी एलिफेंट आता है तो आपको याद रखना है ये नेशनल, ध्यान रखेंगे, हेरिटेज एनिमल है। कौन सा एनिमल है? तो आप याद रखेंगे नेशनल हेरिटेज एनिमल आपको देखने को मिलता है। कौन? तो आप याद रखेंगे एलिफेंट। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? इसको जेंटल जायंट भी कहते हैं। और कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाया जाता है एलिफेंट डे, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे। ठीक है, और एलिफेंट की जब भी हम बात करेंगे बेटा तो आपने याद रखना है। अच्छा, इसे इस बार कहाँ पर मनाया
मनाया गया? तो आप याद रखेंगे इसे मनाया गया है इस बार कोयम्बटूर में। कहाँ पर मनाया गया है? कोयम्बटूर। और कोयम्बटूर कहाँ पर आता है बेटा? तमिलनाडु में आता है, ये आप यहाँ पर क्लियर रखेंगे, ठीक है। तो तमिलनाडु के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट हुआ और उसके साथ फिर ये डे यहाँ पर मनाया गया है। और सबसे ज़्यादा हाथी किस राज्य में है? तो आप याद रखेंगे कर्नाटका। कर्नाटका के बाद आ जाएगा केरला और उसके बाद आप याद रखेंगे तमिलनाडु, ठीक है, ये आप लिख लेंगे। चलिए अगला वाला, अगला आता है इंटरनेशनल यूथ डे। यूथ का पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, ठीक है, यूथ को बढ़ाना है और किस तरफ लेकर जाना है उनको? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ उनका पार्टिसिपेशन बढ़ाना है, ठीक है। तो ये आप इसके साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। और हम 12 जनवरी को हर साल क्या मनाते हैं? नेशनल यूथ डे मनाते हैं, ध्यान रखना, नेशनल यूथ डे मनाते हैं। और किसकी याद में मनाते हैं? तो आप याद रखेंगे किसकी याद में मनाते हैं? तो वो आता है स्वामी विवेकानंद की याद में मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, ये वाला नेशनल भी हो गया और एक इंटरनेशनल आता है 12 अगस्त को, ठीक है। चलिए, और यूथ आप सबको पता है कि इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपने यहाँ पर समझना है, ठीक है। चलिए अगला वाला, अगला आता है कौन सा? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। इसमें कोई भारी बात नहीं है, ऑर्गन डोनेशन से अगर किसी की जान बच रही है तो ये हमें यहाँ पर पता होना चाहिए। कहता है इसकी थीम है आंसरिंग द कॉल, याद रखना है। और वर्ल्ड का फर्स्ट सक्सेसफुल लिविंग डोनर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था 1954 में, अमेरिकन सर्जन ने करा था जिनका नाम था डॉक्टर जोसेफ ई मुरे, और ये कहाँ पर हुआ था? यूएसए में, याद रखना है। और फिर इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, किस में? मेडिसिन में और फिजियोलॉजी में इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें, एक हम नेशनल ऑर्गन भी बनाते हैं, नेशनल ऑर्गन याद रखेंगे आप, नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे भी मनाते हैं, याद रखना है आपने, ठीक है। वो कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे वो मनाया जाता है 3 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 3 अगस्त को, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। और 3 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहला हार्ट ट्रांसप्लांट यहाँ पर हुआ था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ का अगला वाला। अगला कहता है पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। आप ऐसा कह लो मोहम्मद अली जिन्ना की जिद थी ये, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना की जिद थी, ये आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाता है, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना की जिद थी कि क्या बनने चाहिए भाई? एक देश बनना चाहिए, उनका एक अपना मुस्लिम मेजॉरिटी देश बनना चाहिए, जिसका नाम क्या पड़ेगा आगे जाकर? जिसका नाम पाकिस्तान पड़ेगा। और इसी दिन हम पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे भी मनाते हैं, ठीक है। आपको पता है अगर हम बात करें, इस दिन लाखों लोगों ने, मतलब लगभग 6 लाख लोग माना जाता है कि उनकी डेथ हुई थी। उसके अलावा एक मैसिव डिस्प्लेसमेंट हुआ था। डिस्प्लेसमेंट मतलब लोगों को अपना एक जगह छोड़कर क्या करना पड़ा था? दूसरी जगह उनको वहां पर पहुंचना पड़ा था। और ये आसान नहीं था बेटा, बिल्कुल आसान नहीं था, ये आपने यहाँ पर क्लियर रखना है। ये एक बहुत ही डार्क डे कह सकते हैं आप हमारे इतिहास का, जिसके अंदर मतलब, और ये कोई खुशी की बात भी नहीं है, हम इसे खुशी मना भी लेते हैं, हम तो बहुत कम खुशी मनाते हैं, पाकिस्तान ज़्यादा खुशी मनाता है इसकी, ठीक है। और इसको आप पूरा का पूरा कवर करते हैं कहाँ पर? मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और याद करिए ये वही सिरिल रेडक्लिफ हैं जिन्होंने बाउंड्री को डिमार्केट करा था इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश को, ठीक है। चलिए, तो ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आए होंगे। जहाँ पर भी आपको डाउट रहेगा वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।